नमस्ते दोस्तों, मैं निखिल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल एनएक्स स्फेयर के ऊपर। और आज हम मोशन के पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूं। चलिए जानते हैं क्या। तो हमारा मोटो होगा किसी भी टॉपिक को 360 डिग्री कवर करना। अब चाहे वो हिस्ट्री का टॉपिक हो, चाहे साइंस हो, चाहे पॉलिटी हो, ठीक है। अब देखो इसको हम किस तरीके से अचीव करेंगे। हमारा मोटो ये होगा कि हम एक बार बेहतरीन तरीके से पूरे कॉन्सेप्ट के साथ किसी टॉपिक को खत्म करें। मींस हमें जो है वो टॉपिक कवर करने के लिए ही इधर उधर 5 बार घूमने की जरूरत ना हो, और उसके बाद जो है वो मल्टीपल टाइम्स हम रिवाइज करें। और यहां एनएक्स स्फेयर के ऊपर हम इसे किस तरीके से अचीव करने वाले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, हमने जो है वो चैप्टर के फुल कॉन्सेप्ट जो है वो लेक्चर्स के थ्रू ले लेने हैं। जैसे हमने मोशन में जो है वो 3 लेक्चर में सब कुछ कवर कर लिया, मींस सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं। अब टॉपिक के बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मैक्सिमम क्वेश्चंस जो है वो लगाएंगे, ठीक है। तभी तो तैयारी पूरी होगी। और इसे करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। देखो, पहला है हमारे पास लॉन्ग वीडियोस और दूसरा है हमारे पास शॉर्ट वीडियोस। देखो, लॉन्ग वीडियोस में समय ज्यादा जाने वाला है, ये आपको भी पता है। तो लॉन्ग वीडियोस में मैं ऐसे क्वेश्चंस लूंगा जो वाकई डिस्कस करने के लायक हैं, जैसे वो कॉन्सेप्चुअल हो, साथ ही साथ न्यूमेरिकल हो, और जिससे जो है वो हमारे पूरे टॉपिक का जो है वो एक बार वापस रिवीजन हो जाए, ठीक है। और शॉर्ट वीडियोस में, क्विज नाइट्स में मैं ऐसे क्वेश्चंस लूंगा जो कि एमसीक्यूज हो। एमसीक्यूज मींस वन लाइनर एमसीक्यूज, और बिटवीन द लाइंस लेक्चर के बीच से जो मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं वैसे, ठीक है, वो क्वेश्चंस लूंगा। और ये आपके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगा वो समझ लेते हैं। देखो, शॉर्ट वीडियोस जो होते हैं वो 1 मिनट का होता है, ठीक है ना। लॉन्ग वीडियोस जैसे 1 घंटे के वीडियोस तो नहीं होते, 1 मिनट के अंदर का होता है। अब ये 1 मिनट में जो है वो आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाएगा, मींस कम समय में ज्यादा आउटपुट मिलेगा। और कॉन्टिन्यूअस रिवीजन के साथ, अब दूसरा बेनिफिट है ये, कॉन्टिन्यूअस रिवीजन के साथ जो है वो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में आपको डाउट है। मीन सपोज करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन में अगर आपसे नहीं लगे तो आपको पता चल जाएगा कि यूनिफॉर्म मोशन में डाउट है, आप उसे वापस से उठा के पढ़ लोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो पूरा जो है वो हम चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो ये है 360 डिग्री कवरेज का हिसाब, ठीक है। चलिए, तो अब जो है वो हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आ चुके हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर, और इन क्वेश्चंस को मैंने 3 सेट्स में डिवाइड किया हुआ है। मेरा सजेशन ये होगा कि जब भी कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फ्लैश करे तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और उसके बाद सॉल्यूशन को देखो, ठीक है। चलिए, तो अब हम सेट 1 की शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है मैच द कॉलम, ठीक है। कॉलम 1 में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले कुछ राशियां दी हुई हैं, कुछ क्वांटिटीज जो हैं वो दी हुई हैं, और कॉलम 2 में जो है वो उसके एसआई यूनिट दिए हुए हैं। तो ठीक है, हमें जो है वो इसे सीधा सीधा जो है वो मैच करना है, ठीक। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन। चलिए, तो एक्सेलरेशन को डिस्कस करते हैं। क्या है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन जो है वो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब वेग में परिवर्तन के दर को ही तो हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन यानी त्वरण कहते हैं। साथ ही साथ हम इसके बारे में और क्या जानते हैं? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम क्या जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी जो है वो एक पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और 0 हो सकती है, यही तो जानते हैं। तो इसके कितने कितने वैल्यूज हो सकते हैं? इसके 3 वैल्यूज हो सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी के या सदिश राशि के, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, ठीक है। अब जर्क, देखो जर्क क्या था? जर्क या जोल्ट। जर्क को ही हम क्या जानते हैं? जर्क या जोल्ट। तो जोल्ट या जर्क जो है वो क्या होता था? चेंज इन एक्सिलरेशन अपॉन टाइम, चेंज इन एक्सिलरेशन इन टाइम। तो क्या है भाई? त्वरण में परिवर्तन के दर को ही हम क्या कहते थे? त्वरण में परिवर्तन के दर को ही हम क्या कहते थे? जर्क कहते थे, ठीक है। ये भी एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। चलिए, बहुत सही। अब जो है वो वेलोसिटी को देखते हैं। वेलोसिटी यानी वेग को देखते हैं। वेग क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता था। साथ ही साथ ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी था। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 तो होगा ही, ठीक। अब साथ ही साथ एक चीज और हम क्या जानते थे इसके बारे में कि स्पीड प्लस डायरेक्शन मींस चाल और दिशा, यही तो होती थी। दिशा और चाल का संयोजन ही क्या होता था? वेग होता था, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है वो हम एक चीज और जानते थे क्या कि स्पीड, चाल बड़ा या बराबर हो सकता है वेग के, ठीक है। ये चीज भी हम जानते थे, ठीक है। तो वेलोसिटी के बारे में इतनी सारी चीजें हम जानते थे। डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम क्या जानते थे? विस्थापन के बारे में हम क्या जानते थे? विस्थापन के बारे में हम ये जानते थे कि सबसे स्मॉलेस्ट या छोटी दूरी, स्मॉलेस्ट दूरी ही तो होती थी ना इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में,
इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो है वो सबसे छोटी दूरी ही जो है वो क्या होती थी, विस्थापन होती थी। और सबसे छोटी दूरी कैसी रेखा होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, यही चीज जानते थे। एक चीज और, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और साथ ही साथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो होता था वो क्या होता था, छोटा होता था या बराबर हो सकता था डिस्टेंस के। ठीक है, इतनी सारी बातें जो है वो हम जानते थे इन सब के बारे में। अब देखो, अब जो है वो हमें यूनिट के साथ इसे मैच करना है। अब यूनिट के साथ मैच करना है, देखो भाई पहला जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण। अब त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन का दर। वेग क्या होता है भाई, देखो ये वाला वेग है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का कौन सा हो जाएगा, दूसरा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए का कौन सा हुआ, 2 हुआ। अब अगर ऑप्शन में देखें तो ए के 2 जो है वो बी सी डी तीनों में है। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। बी, जर्क या जोल्ट। क्या होता था, एक्सेलरेशन में परिवर्तन की दर को क्या कहते थे हम, जर्क कहते थे। अब देखो ये एक्सेलरेशन रहा, एक्सेलरेशन मतलब क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड क्यूब, यही होगा। तो मीटर पर सेकंड क्यूब हो जाएगा इसका। अब बी का कौन सा हो जाएगा, बी का जो है वो 4th नंबर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड क्यूब। ऑप्शन में देखो बी का 4 कौन कौन सा है, बी का 4 सी और डी में है। ठीक है, चलिए अब जो है वो सी में चलते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बटा समय। विस्थापन का क्या, विस्थापन का मीटर, और टाइम का कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब मीटर पर सेकंड देखो, सी का जो है वो 3 है, सी का 3 है। और विस्थापन का तो हमें पहले से ही पता है, विस्थापन का क्या होगा, मीटर होगा, दूरी के जैसा ही तो इसका भी यूनिट होता था। ठीक है, 1। तो कौन सा हो जाएगा अपना, 2 4 3 1, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो अपना आंसर हो गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है क्या है भाई, वेलोसिटी, वेग जो है वो कांस्टेंट होगा, या डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, या डिस्प्लेसमेंट, या फिर स्पीड। ये चीज पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कौन सी चीज नियत रह जाएगी। ठीक, चलिए याद करते हैं क्या क्या चीजें थी, देखते हैं। चलिए ये एक जो है वो सर्कल बना दिया मैंने, सर्कुलर मोशन। अब याद करो आप कि सर्कुलर मोशन में हमने इस तरीके से कुछ पढ़ा था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसा ही था। अब देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने जो है वो इस शब्द को ही तोड़ा था, क्या है, यूनिफॉर्म और सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन है मतलब सर्कुलर पाथ के ऊपर जो है वो मोशन, यही तो होगा। सर्कुलर मोशन मतलब क्या, सर्कुलर पाथ के ऊपर, गोल पाथ के ऊपर जो मोशन होगा वही सर्कुलर मोशन होगा। और यूनिफॉर्म मतलब क्या, कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मतलब क्या, यूनिफॉर्म मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, नियत, एक जैसा। तो एक जैसा क्या है, एक जैसा होता था स्पीड, चाल जो है वो एक जैसा होता था, स्पीड होता था एक जैसा। तो बदलता क्या था, उन सारी चीजों को देखते हैं। अब देखो अगर यहां पे कोई वस्तु थी, धागे से हमने बांध के अगर घुमा दिया तो वस्तु जो है वो इस तरीके से घूम रही है, तो इसमें बदलता क्या था, इसमें जो है वो हर मोमेंट पे क्या होता था, दिशा परिवर्तित हो जाती थी। क्या होता था, दिशा परिवर्तित हो जाती थी। तो यहां पे हमने देखा था क्या कि वेलोसिटी जो होता था वो क्या होता था, स्पीड साथ ही साथ डायरेक्शन, यही तो। अब डायरेक्शन, स्पीड जो है, जो चाल होता था वो तो यहां पे क्या हो गया, वो तो कांस्टेंट हो गया। और दिशा जो है वो लगातार परिवर्तित हो रही है, लगातार परिवर्तन हो रहा है इसमें। तो क्या हो गया, वेलोसिटी जो है वो परिवर्तन हो गया, परिवर्तनशील वेग है इसमें। अब परिवर्तनशील वेग है तो इसमें क्या होगा, त्वरण भी होगा, त्वरण होगा। अब त्वरण की दिशा कैसी होगी, त्वरण की दिशा जो है वो अंदर की तरफ होगी, मींस अंदर की तरफ जो है वो त्वरण की दिशा होगी। ठीक है, और वेलोसिटी कैसा होगा, वेलोसिटी टेंजेंशियल होगा। तो हमने क्या क्या चीज देखा, हमने देखा कि वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल है, मतलब स्पर्श रेखीय है। दूसरा जो है वो हमने देखा कि एक्सेलरेशन की दिशा जो है वो अंदर की तरफ है, इनवर्ड है। और तीसरा जो है वो हमने देखा क्या कि स्पीड जो है वो कैसा होता है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट होता है। साथ ही साथ ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या कि भाई फोर्स की दिशा भी अंदर की तरफ होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, वो चीज। तो ये तीन बातें ही तो हमने पढ़ी थी ना। वेग जो है वो टेंजेंशियल होगा, स्पर्श रेखीय होगा, एक्सेलरेशन जो है वो अंदर की तरफ होगा, और साथ ही साथ स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा। यहां पे हमसे क्या पूछ रहा था कि कांस्टेंट कौन सा होगा, तो स्पीड कांस्टेंट होगा, मींस ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, एक बस 100 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और 25 किलोमीटर
प्रति घंटे की गति से वापस आती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत गति मींस क्या फाइंड करना है, औसत गति की गणना करें। तो बोल रहा है क्या कि एक वस्तु जो है वो 100 किलोमीटर गई 50 किलोमीटर पर आवर से, लौट के आई फिर जो है वो 25 किलोमीटर पर आवर से, तो पूछ रहा है क्या कि भाई एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड देखो, एवरेज स्पीड क्या होता है भाई, एवरेज स्पीड याद होगा आपको क्या कि एवरेज स्पीड जो है वो मैथ्स में जिस तरीके से हम एवरेज निकालते थे उस तरीके से नहीं होता है। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस क्या, कुल दूरी है, विस्थापन नहीं है। अगर यहां पर जो है वो अगर पूछे क्या कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, टोटल विस्थापन कितना हुआ, तो वो जीरो है, क्योंकि इनिशियल से गए और वापस से इनिशियल के ऊपर आ गए, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में तो कोई दूरी ही नहीं हुई, तो क्या हुआ, ये जीरो हो गया। ठीक, तो वैसे अब एवरेज स्पीड को देखते हैं। टोटल दूरी कितनी है भाई, 100 गया, देखिए ऐसे कुछ गया, कोई गाड़ी जो थी वो ऐसे मान लो ए पॉइंट से गई बी पॉइंट तक गई 100 किलोमीटर, पहले ऐसे गई और वापस से 100 किलोमीटर जो है वो पीछे की तरफ चली है। ठीक है ना, तो टोटल इसने कितना चला, 200 किलोमीटर चला, 100 जाने का और 100 वापस आने का, तो 100 प्लस 100 हो गया। ठीक, अब देखो समय कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा। तो डिस्टेंस पहले वाले में डिस्टेंस कितना 100 और स्पीड कितना 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जाने का हुआ, जब ये पीछे पहले जा रही थी तो कितना 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही थी, और लौट के आ रही थी तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौट के आ रही थी। ठीक है, तो यहां पर जो है वो कितना हो जाएगा 100/25। अब देखो ऊपर कितना हुआ 200 बटा 25, 2 और यहां पे 4, ये कितना हो गया 200/6। अब इसको अगर काटोगे तो 100/3। अब याद होगा आपको परसेंटेज में आपने 100/3 या 1/3 जो है वो पढ़ा हुआ होगा, कितना होता था 33 1/3, 33% है ना, 33 1/3 किलोमीटर पर आवर, यही हो गया, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, आपने मैथ्स में जो है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस में जो है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में जो है वो इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन से कभी सॉल्व किया है, देखते हैं इसको, मिक्सचर एंड एलिगेशन से इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन में यहां पे जब भी इस टाइप का दो एवरेज स्पीड दे करके दो स्पीड दे करके अगर एवरेज स्पीड पूछने की कोशिश करें तो हम लोग जो है वो क्या ले सकते हैं, दो चीज का संयोजन ले सकते हैं। अब दो चीज क्या होगा, दो चीज जो है वो यहां पे स्पीड होगा, और स्पीड देंगे और रेशियो जो है वो किसका लेंगे, टाइम का रेशियो लेंगे। देखते हैं कैसे, पहला दूसरा, यहां पे क्या रखेंगे, सबसे पहले हम लोग ऊपर स्पीड रखेंगे। स्पीड क्या है भाई, पहले वाले में जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी और लौट के कितने से आ रही थी 25 किलोमीटर, और इन्हीं का संयोजन तो हो रहा होगा, कुछ एवरेज स्पीड बना रहा होगा, वो हमें पता नहीं है तो हमने इसको x रख दिया। ठीक है, और यहां पर जो है यहां पे कितना हो जाएगा, अब ये चीज हमें पता होनी चाहिए मिक्सचर एंड एलिगेशन में, क्या कि भाई ये जो वैल्यू होगा, ये जो x का वैल्यू होगा, ये 50 और 25 के बीच का ही वैल्यू होगा। ठीक है, 50 और 25 के बीच का मींस 25 से बड़ा होगा और 50 से छोटा होगा, यही चीज होगा। तो यहां पर जो है वो हम घटाते हैं, इसको घटाएंगे, कैसे घटाएंगे भाई, यहां पे घटाएंगे तो x माइनस 25 करेंगे और यहां पे घटाएंगे तो 50 माइनस x करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखें, यहां पे अब रेशियो बनेगा कुछ। अब ये रेशियो क्या होगा, रेशियो टाइम का होगा, किस चीज का, टाइम का, समय का रेशियो। रेशियो किस चीज का लेते हैं, समय का रेशियो लेते हैं और एवरेज स्पीड को पुट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये समय का रेशियो जो रखेंगे तो समय कितना था पहले वाले में, ये देखो ये वाला पहला समय था, ये वाला समय कितना था, ये 2 घंटे थे, और यहां पे कितना था, यहां 4 घंटा था। ठीक है ना, 100/50 और 100/25 यही तो था। तो यहां पे जो है वो समय का रेशियो 2:4 है, और इसको अगर हम काट दे तो ये कितना है 1:2 है। तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x/25/50 माइनस x इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 50 इज इक्वल टू 50 माइनस x। अब ये चीज क्या हो जाएगा भाई, इसको x को एक तरफ लेके आएंगे तो 3x इज इक्वल टू 100, और यहां पे फिर से x बराबर कितना हो गया 100/3, सेम चीज आ गया, और यहां पे कितना हो जाएगा 33 1/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो होपफुली आपको जो है वो मिक्सचर एलिगेशन भी समझ में आया हो। मैं ऐसे जब मैथ्स बताऊंगा तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो मैथ्स में भी है, तो इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा ग्लांस दे दिया। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन से जो है वो ऐसे क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाते हैं अगर जो है वो वैल्यूज जो है वो बहुत टफ हो जाती हैं तो। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। ऑटोमोबाइल
का ओडोमीटर क्या मापता है? ओडोमीटर क्या नापता है? देखो, गाड़ी में जो है, जो हमारे, अगर हम बाइक को देख रहे हैं या फिर अगर कार को देख रहे हैं, तो हमारे सामने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें दो चीज सबसे अहम होती हैं, एक ओडोमीटर और एक स्पीडोमीटर। अब नाम से ही पता चल रहा है क्या कि स्पीडोमीटर में क्या हो रहा होगा, स्पीड नाप रहे होंगे, और ओडोमीटर में क्या होता है, ओडोमीटर में जो है वो हम टोटल डिस्टेंस नापते हैं। ठीक है, तो याद रहेगा, ओडोमीटर में क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस नापते हैं। और साथ ही साथ जो गाड़ी की कुल दूरी होती है, अगर सेकंड हैंड गाड़ी लेने जाते हैं तो हम इसी ओडोमीटर को देखते हैं क्या कि भाई गाड़ी ने जो है वो 70,000 किलोमीटर चला हुआ है, 25,000 किलोमीटर चला हुआ है, या फिर 0 किलोमीटर चला हुआ है। ठीक है ना, वो चीज ओडोमीटर देख के पता करते हैं। और जो आपका स्पीडोमीटर है वो क्या करता है, वो इंस्टेंट का स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस, तत्काल जो है वो चाल बताता है। जब आप गाड़ी को, जिस समय मान लो आप अगर 20 पे, अगर किसी इंस्टेंट पे अगर गाड़ी चला रहे हो तो वो क्या बताएगा, स्पीड बताएगा। जैसे ये वाली जो है, ये जो कांटा है, ये क्या, ये निडल जो है वो अगर किसी मोमेंट पे अगर 60 पे है तो वो क्या बताएगा कि गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अगर कहीं बीच में है तो वो क्या बताएगा क्या कि हाँ भाई 70 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है ना, ये चीज बताता है। तो हमारा ओडोमीटर ने हमें क्या बताया, ओडोमीटर ने टोटल डिस्टेंस बताया, मींस ऑप्शन डी करेक्ट है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या बताता है, तत्काल गति क्या बताता है, स्पीडोमीटर बताता है। ठीक है ना, स्पीडोमीटर बताता है। डन, चलते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन तेजी से आगे बढ़ रहा है? कौन सा तेजी से आगे बढ़ रहा है? पहला है, एक स्कूटर 36 मीटर पर मिनट की गति से चल रहा है, और दूसरा है एक कार जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। अब जानबूझ के मैंने इस क्वेश्चन को जो है वो इसमें पिक किया है, क्योंकि यहां पे मैंने आपको जब लेक्चर में पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था क्या कि भाई यूनिट देखना बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है, मैथ्स हो या फिजिक्स हो। तो यहां पे जो है वो यूनिट डिफरेंट है। एक में जो है वो क्या है, 36 मीटर पर मिनट, सॉरी 360 मीटर पर मिनट है, और दूसरे वाले में क्या है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो हमें जो है वो इसे सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी पता पड़ेगा। अब देखो, सेम यूनिट में कन्वर्ट करने का मतलब ये नहीं है क्या कि हम जो है वो क्या करें क्या कि 360 मीटर पर मिनट को मीटर पर सेकंड में लेके जा रहे हैं और 72 किलोमीटर पर आवर को भी मीटर पर सेकंड में, दो बार कन्वर्जन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, किसी एक को पकड़ के जो है वो हम काम कर लेंगे। मींस 72 किलोमीटर पर आवर को ही पकड़ के हम मीटर पर मिनट में लेके चले जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्यूशन में। देखिए क्या कर रहे हैं, देखो 72 किलोमीटर पर आवर, यही तो है। तो भाई 72 है, किलोमीटर ऊपर होगा और नीचे घंटा होगा, यही तो होगा ना, किलोमीटर पर आवर का मतलब यही होता है। अब देखो ये 72 है, अब किलोमीटर को क्या, हमारा मोटो क्या है क्या कि भाई हम किलोमीटर पर आवर से जो है वो किसी चीज को मीटर पर मिनट में चेंज कर दें, यही तो करना है हमें। चलो, तो किलोमीटर से मीटर में अगर हम जाते हैं तो क्या करते हैं, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, यही तो होता है ना, ये वाला पूरा। ये हम यूनिट एंड डायमेंशन में जो है वो जब जाएंगे सबसे लास्ट में तो हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है वो वैसे आपको पता होगा क्या कि मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करते हैं भाई, 1000 से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। जब किलोमीटर से मीटर में आते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है भाई, हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 से मल्टीप्लाई। और आवर जो है इसको मिनट में लेके जाना है, तो क्या करेंगे, 60 से जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे मीटर पर मिनट हो गया। अब इसको जो है वो आप काट दो, एक 0 से एक 0, और 6 से कट गया, ये कितनी बार में, 12 बार में, तो ये कितना हो गया, 1200 मीटर पर मिनट। अब जो है वो मीटर पर मिनट और दूसरा भी मीटर पर मिनट। तो यहाँ पे हमें पता चल गया क्या कि भाई 72 किलोमीटर पर आवर को हम क्या कहते हैं, 1200 मीटर पर मिनट कहते हैं। ठीक है ना, तो कौन सा बड़ा है, 360 बड़ा या 1200 बड़ा? ऑब्वियसली 1200 बड़ा, तो कौन सा बड़ा होगा, कार का स्पीड बड़ा होगा। डन, ये चीज हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कौन सी दूरी समय ग्राफ, शोज यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति दर्शा रही है किसी ऑब्जेक्ट की। तो क्या, कौन सा जो है वो ये ग्राफ, देखो ग्राफ हमने पढ़ा था अपने लेक्चर 3 में, है ना, और यहां पे फिर से क्वेश्चन आ गया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो है वो कौन सा यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है ना, कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले याद करो क्या कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता था, याद कीजिए, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन जो है वो क्या बताता था, सेम
सेम समय में, सेम टाइम इंटरवल में जब सेम दूरी चलते थे उसी को तो यूनिफॉर्म मोशन कहते थे। तो सेम टाइम इंटरवल में सेम दूरी जब चलते थे तो क्या होता था, यूनिफॉर्म मोशन होता था। डन। तो चलिए अब जो है वो मतलब मोशन तो हो रहा है, तो पहले वाले में अब देखो डिस्टेंस टाइम है तो ऊपर क्या वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होगा, यहाँ टाइम होगा। अब सपोज करो क्या कि यहाँ पे 5 मीटर था। अब अगर 5 मीटर है, पहले भी 5 मीटर, देखो 0 पे भी 5 मीटर, 1 पे भी 5 मीटर, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5, अगर हर समय तो बढ़ रहा है बट दूरी तो बढ़ ही नहीं रही है। जब दूरी बढ़ी ही नहीं तो मतलब क्या, पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया समय के साथ, तो क्या मोशन है, नहीं है। तो ये क्या होगा, रेस्ट में है, रेस्ट में है। यहां पर क्या है, ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। अब एक्सपोनेंशियल कर्व में मोशन तो होता है लेकिन ये सडनली बहुत तेजी के साथ जो है वो बढ़ के ऊपर निकल गया। जैसे बलून में से हवा निकलते हैं तो कैसे, वो पहले तो स्थिर होता है लेकिन एकाएक बहुत तेजी के साथ भागता है ना। तो वैसा कुछ, तो ये चीज क्या हो गया, ये जो है वो मोशन तो है बट नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, यही तो था यूनिफॉर्म मोशन का कर्व। ठीक है ना, ये वाला जो था वो आपका यूनिफॉर्म मोशन का कर्व था। ठीक है, तो याद होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्राम से प्रारंभ करने वाली एक बस 0.2 मीटर पर सेकंड से एक समान त्वरण से 2 मिनट तक चलती है। क्या कह रहा है, क्या कि अ बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट से चला, विश्राम से चला, विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन कितना है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ ही साथ समय कितना दिया हुआ है, 2 मिनट का समय दिया हुआ है। तो क्या फाइंड करना है, अर्जित वेग यानी कि फाइनल वेलोसिटी, और साथ ही साथ विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखिए क्या क्या चीज दिया हुआ है, मैंने आपको पहले भी जो है वो बताया था, या कि जो भी चीजें दी हुई हैं, जो भी गिवन है, उसको एक बार लिख लेते हैं और उसके बाद मैच करके देख लेते हैं क्या कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो हमारे सामने कैसे होगा, इनिशियल वेलोसिटी यू से दिखाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, रेस्ट में है तो 0 होगा। फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। ठीक, विस्थापन फाइंड करना है। एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन क्या है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही तो है। और टाइम कितना है, टाइम जो है वो 2 मिनट है। अब याद करो आप, यूनिट जो है वो हमेशा सेम होना चाहिए, जब भी पुट करेंगे तो यूनिट सेम होना चाहिए। ये चीज गांठ बांध के आप याद कर लो। ठीक है, अब मिनट जो है वो उसको हम क्या कर लेंगे, सेकंड्स में डाल लेंगे। अब मिनट को जैसे हम सेकंड में करेंगे तो 2 मिनट में कितने सेकंड, 120। डन, 120 सेकंड, बात खत्म हो गया। अब जो है वो हम यहां पे मोशन के इक्वेशन को लिख लेते हैं। देखो सबसे पहला वाला कौन सा था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। पेपर में जो है वो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा यूनिट जो है वो पहला है, दूसरा है या तीसरा है। ठीक है ना, मींस कौन सा इक्वेशन है, सॉरी यूनिट मैंने बोल दिया है ना, कौन सा इक्वेशन जो है वो पहला, दूसरा, तीसरा है, ये चीज पूछता है। तो पहला कौन सा है, ये वाला है। दूसरा कौन सा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये डिस्प्लेसमेंट और समय का इक्वेशन है। ठीक है, और तीसरा जो है वो कौन सा है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही तो है, यही है। अब देखो अगर हमें जो है वो फाइनल वेलोसिटी या विस्थापन फाइनल वेलोसिटी अगर फाइंड करना है पहले, तो हम किसको किसको देखेंगे, भाई पहले वाले में है और तीसरे वाले में है, यही तो है। तो इन्हीं दोनों को यूज करेंगे। अब पहला वाला जो है वो आसान है, उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले हमने यूज कर लिया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो u जो है वो तो पहले से 0 है क्योंकि रेस्ट में थी वस्तु। ठीक, अब देखो तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में u 0 हो गया। अब बचा क्या, एक्सेलरेशन और टाइम। एक्सेलरेशन कितना वो दिया हुआ है 0.2 और टाइम कितना दिया हुआ है 120। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो पॉइंट तो खत्म हो गया 0 के साथ, बचा कितना 12 दूना 24, तो 24 मीटर पर सेकंड। तो ये तो अपना आंसर हो गया। यहां पे देखा, छोटा वाला इक्वेशन पकड़ा, जल्दी हो गया। ठीक है, वहां पे स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ता। ठीक, चलो बात खत्म हो गया। अब दूसरे वाले में चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो 2 जगह है, ऑप्शन मतलब दूसरे वाले इक्वेशन में और तीसरे वाले इक्वेशन में। किसी को भी यूज कर लेंगे, किसी से भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा डेयर कर लेते हैं, तीसरा वाला इक्वेशन पकड़ लेते हैं। ठीक है, कौन सा पकड़ रहे हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला पकड़ लिया। ठीक है, अब देखो यू स्क्वायर तो हो गया 0, यू स्क्वायर 0 हो गया। अब बचा क्या, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही हो गया। अब वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर जो है वो 24 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 2 इंटू 0.2 इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो है। अब देखो यहां पे 24 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने आपको बोला था 30 तक याद करने को। 24 का स्क्वायर होगा 576। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर आप 576 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.2 इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर रखोगे तो यहां पे हीरोगिरी जो है वो क्या करेगी, दिक्कत कर देगी। यहां पे आपको 576 में 0.4 से डिवाइड करना पड़ जाएगा, दिक्कत है। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम जो है वो डायरेक्ट 24 इंटू 24, 24 है तो 24 गुना 24 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब आसान हो जाएगा। अब इसको जो है बाई 10 कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 4 है,
4 से जो है वो 24 को काट देंगे कितनी बार में, 6 बार में, या फिर ऐसे काट दो, ये 12 हो गया और ये भी 12 हो गया ना। तो ये कितना हो गया भाई डिस्प्लेसमेंट, 12 का स्क्वायर कितना, 144 और ये 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक जीरो और लगा दिया ऊपर से, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1440, ठीक है ना, 1440 मीटर का, याद रखना है, यूनिट हमेशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 1440 और आपका ये कितना हो गया, फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया 24 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, डन। चलिए अब आगे क्वेश्चन में चलें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक समान वेग में, सॉरी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से गतिमान किसी पिंड का त्वरण, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर कोई मूव कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मतलब क्या, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, मैंने बार बार बोला है। तो कांस्टेंट वेग है, वेग जो है वो एक समान है, एक समान वेग है मतलब वेग में कोई बदलाव ही नहीं है। अगर वेग में कोई बदलाव हुआ ही नहीं तो क्या त्वरण आएगा, त्वरण का मतलब क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को ही तो हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और यहां तो वेग में परिवर्तन आया ही नहीं, परिवर्तन जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो। तो यहां तो आंसर जो है वो सीधे तौर पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो, मतलब ऑप्शन सी, बात खत्म। लेकिन थोड़ा एक्सेलरेशन को जो है वो हम यहां पे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए एक्सेलरेशन, ये रहा अपना एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन, मैंने आपको सबसे पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके तीन यूनिट हो, मतलब तीन वैल्यूज हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चलिए, तो पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है, एक जो है वो आपका जीरो वैल्यू हो सकता है और एक नेगेटिव वैल्यू हो सकता है। पॉजिटिव वैल्यू कब होगा, पॉजिटिव वैल्यू तब होगा जब वेग की दिशा में ही इसका जो है वो वेग की दिशा में त्वरण होगा। तो वेग की दिशा में जब त्वरण होगा तो क्या होगा, वो जब वेग की दिशा में, अगर वेग इस तरफ है तो त्वरण भी अगर इसी तरफ हो रहा है, दोनों की दिशा अगर सेम है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, डन। जीरो कब होगा, जीरो होगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में या यूनिफॉर्म मोशन के केस में। जहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी होगा वहां पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। याद होगा आपको, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, डन, ये वाली चीज। और नेगेटिव कब होगा, जब विपरीत दिशा में, क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये वेलोसिटी के, अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी के विपरीत होगा तो नेगेटिव कहेंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, इसी को कहते हैं रिटार्डेशन, ठीक है ना, रिटार्डेशन, डन। तो सारी बातें हो गई एक्सेलरेशन को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स ओवर 3/4, क्या है भाई, 3/4 भाग, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो आर रेडियस वाले सर्कल का 3/4 मूव कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताने के लिए कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का परिमाण बताओ, कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, ये चीज पूछ रहा है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले जो है वो कितने चौथाई होते हैं, कितने क्वार्टर होते हैं, ये चीज समझते हैं एक सर्कल में। देखो ये एक सर्कल है, एक सर्कल में कितने क्वार्टर होंगे भाई, कितने, 4 क्वार्टर। तो 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर और 3 क्वार्टर और यहां पे एक चौथा क्वार्टर, ठीक है ना। तो 4 क्वार्टर होगा कितना, एक सर्कल में 4 क्वार्टर, डन। अब बात को समझो, पहले क्वार्टर, तो ये क्या कह रहा है, 3 क्वार्टर चल लिया होगा। मतलब अगर सपोज करें हम क्या कि ये अगर पॉइंट ए है तो ये जो है वो पहले क्वार्टर पे ऐसे चलता हुआ यहां तक पहुंच गया होगा। मीन सपोज करो ये पॉइंट बी तक पहुंच गया होगा। तो इसी तरीके से ये चक्कर मार के जो है वो ए से बी तक पहुंचा, 3 क्वार्टर की चक्कर मार के सर्कमफेरेंस पे, ठीक है ना। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है ए, और बी जो है ये इसका इनिशियल पॉइंट है, आईपी लिख दिया, और इसको क्या लिख लिया, फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। तो ये फाइनल पॉइंट हो गया बी। तो पूछ रहा है क्या कि भाई इसका जो है वो आप क्या बताओ, इसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट बताओ। अब डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या था, डिस्प्लेसमेंट होता था इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे छोटी दूरी। सबसे छोटी दूरी कैसी होती थी, स्ट्रेट लाइन। सबसे छोटी दूरी कैसी, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा भाई, यहां से यहां तक अगर हम स्ट्रेट लाइन जोड़ दें तो यही तो स्ट्रेट लाइन है। तो इसी दूरी को जो है वो हमें फाइंड करना है, मीन्स यही है वो एक्स जिसको फाइंड करना है। अब एक बात बताओ, यहां से ये रेडियस है, ये अगर सेंटर है तो यही तो रेडियस होगा। तो ये आर दिया हुआ है और यहां पे होगा 90 डिग्री। हर क्वार्टर में क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां पे क्या पता चल गया भाई कि 2 परपेंडिकुलर है, आर है, तो ये कितना हो जाएगा, नॉर्मल है,
यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और ये डायरेक्ट पता चल जाएगा क्या कि भाई ये √2r होगा, तो यहाँ पे √2r हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ √2r। डन, ये आंसर हो जाएगा। आसान है, ये पेपर में आता है ऐसे क्वेश्चन, है ना, √2r बहुत आसान है। ठीक, अब देखो एक क्वेश्चन मैं आपसे सर्कल से पूछता हूँ, ठीक है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है इस टाइप से। देखो ये एक सर्कल और ये एक सर्कल, ठीक है ना, ये दो सर्कल है, ये जो है वो दोनों सटा हुआ है ऐसा समझ लो, यहाँ पे थोड़ा मैंने चिपकाया नहीं इसको, है ना। अब एक बात बताओ, अगर इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस सपोज कर लो, इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और इसका जो है वो रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे इसका ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है इसका जो है वो डिस्टेंस बताओ। इसका आप मुझे डिस्टेंस कमेंट में आप बताओगे मुझे इसका डिस्टेंस, है ना। अगर बड़े वाले सर्कल का जो है वो रेडियस 4 सेंटीमीटर है और छोटे वाले का 2 सेंटीमीटर है, तो इसके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये याद रखना क्या कि ये सटा हुआ सर्कल है, दोनों जो है वो कोई डिस्टेंस नहीं है इसके बीच में, तो इसके जो है वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डिस्टेंस आप मुझे बताओगे। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ विच वेरिएबल इज प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। दूरी समय ग्राफ में कौन सा चर वाई अक्ष पर आलेखित किया जाता है, ठीक है ना, आलेखित किया जाता है, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस के ऊपर क्या आता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में वाई एक्सिस के ऊपर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले ग्राफ बेसिक्स में मैंने यही बताया था क्या कि भाई कौन से चीज को कहां प्लॉट करते हैं, याद होगा आपको। सबसे पहले हम कैसे लिखते हैं, वाई एक्स ग्राफ, ऐसे ही लिखते हैं, वाई एक्स ग्राफ लिखते हैं, है ना। तो y जो भी चीज जो है वो सबसे आगे लिखा होता है उसी को y कहते हैं, और जो पीछे लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको x कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लिख रहा है, यहां पे जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, डिस्टेंस टाइम। तो डिस्टेंस के नीचे क्या है, y है, और इसके नीचे क्या है, x है। अगर कोई पूछ दे क्या कि भाई वेलोसिटी टाइम है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे वेलोसिटी है, एक्स एक्सिस पे क्या है, टाइम है, तो वाई एक्स कर्व हो गया, ठीक है। तो वाई एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, वाई एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस आएगा और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या आएगा, टाइम आएगा। तो कौन सा आ गया भाई, ऑप्शन डी। तो चलिए हमारा जो है वो सेट 1 खत्म हो गया, अब जो है वो हम सेट 2 को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब सेट 2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ही हमारा ग्राफ से है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया गया ग्राफ दिखाता है समय के साथ कार की गति कैसे बदलती है, ठीक है ना। समय के साथ कार की गति कैसे बदलती है, तो हमारा जो पहला ग्राफ है वो किस चीज का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कार की प्रारंभिक गति बतानी है। दूसरा क्या है, कार द्वारा प्राप्त अधिकतम गति मैक्सिमम स्पीड कितना है, मैक्सिमम स्पीड कितना है वो चीज बताना है। तीसरा क्वेश्चन है ग्राफ का कौन सा भाग शून्य त्वरण, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज जीरो एक्सिलरेशन, तो जीरो एक्सिलरेशन वाला पार्ट बताना है ग्राफ का। उसके बाद क्या है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज वेरिंग रिटार्डेशन मींस नेगेटिव एक्सिलरेशन। अभी हमने सेट 1 में जो है वो नेगेटिव एक्सिलरेशन के बारे में फिर से एक बार रिवाइज किया था, तो नेगेटिव एक्सिलरेशन या रिटार्डेशन वो बताना है। उसके बाद क्या है, पहले 8 घंटे में तय की गई दूरी, ठीक है ना, तो दूरी बताना है, ठीक। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई ग्राफ में हमने जो है वो 2 बेसिक पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से थे, एक था स्लोप यानी ढलान और दूसरा था एरिया यानी क्षेत्रफल। अब आपको याद होगा क्या कि भाई ढलान में हम क्या करते थे, y बाई एक्स कर देते थे, मोटे मोटे तौर पर जनरली क्या करते थे, y बाई एक्स करते थे, और एरिया में क्या करते थे, y इंटू एक्स करते थे, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है वो हम क्या करेंगे, वेग समय ग्राफ में क्या करेंगे, वेग बटा समय करेंगे। तो वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है, एक्सिलरेशन, तो इसका स्लोप हमें क्या देगा, इसका स्लोप हमें एक्सिलरेशन देगा, ठीक है ना। वहीं एरिया वेलोसिटी इनटू टाइम अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहां पे हमें विस्थापन मिलेगा, ठीक है ना। यहां पे हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। डन, चलिए अब जो है वो हम आगे देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन में आए, क्या है पहला क्वेश्चन, इनिशियल स्पीड कितना था, ठीक है ना, प्रारंभिक। अब देखो एक बात बताओ, प्रारंभिक अगर हम ग्राफ को ठीक से देखें तो वेलोसिटी जो है वो सबसे पहले यहां पे थी, यहां पे ये वाला पोर्शन है, और ये वाले पोर्शन पे जो है वो वेलोसिटी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो इनिशियल कितना हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो इनिशियल पहला क्वेश्चन जो है, जो इनिशियल स्पीड पूछ रहा है, इनिशियल स्पीड कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। अब मैक्सिमम स्पीड को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखेगा भाई,
गाड़ी जो है वो यहां से इस तरीके से चलना शुरू होता है और इस तरीके से चलते हुए यहां तक पहुंचती है, यहां तक, और यहां तक जो है वो एकदम कांस्टेंट जो है वो वेलोसिटी के साथ जो है वो जाती है, और उसके बाद फिर से जो है वो डी एक्सिलरेट करने लगती है, वेलोसिटी इसका घटना शुरू हो जाता है। तो यहीं तक जो है ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, और यहां तक, इसी बीच में तो जो है वो अपने मैक्सिमम स्पीड पे ये गाड़ी चल रही थी। इसके अलावा तो और कोई जगह नहीं है जहां पे ये मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर रही है। अब मैक्सिमम स्पीड हम यहां कहां देख सकते हैं, वाई एक्सिस के ऊपर देखेंगे तो वाई एक्सिस में कहां पे है, 40 और 30 के बीच में है, 40 और 30 के, तो 40 और 30 के बीच में हम क्या मान लेंगे, इसे 35 किलोमीटर पर आवर। तो हम यहां पे क्या मान लेंगे, मैक्सिमम स्पीड कितना हुआ हमारा, 35 किलोमीटर पर आवर। अच्छा हाँ, ये 35 किलोमीटर पर आवर कैसे बोल रहा हूं या घंटा कैसे बोल रहा हूं, देखो यहां पे वेलोसिटी जो है वो अपना क्या है, किलोमीटर पर आवर में, यूनिट दिया होता है वाई एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के ऊपर, टाइम जो है वो आवर्स में है और अपना वेलोसिटी जो है, वेग जो है वो किलोमीटर पर आवर में है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक, चलिए अब जो है थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, शून्य त्वरण यानी जीरो एक्सिलरेशन। अभी एक बात याद करो, जीरो एक्सिलरेशन, जीरो एक्सिलरेशन कब होता था, किसी भी चीज की जीरो एक्सिलरेशन कब होती थी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता था। यही तो, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो या वेलोसिटी, वेग जो है वो कांस्टेंट हो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट कब होता था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, याद है आपको, देखो ये ऐसा कुछ होता था जब वेलोसिटी ऐसे, टाइम ऐसे, जब ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता था, समानांतर होता था जब एक्स एक्सिस के, मींस टाइम एक्सिस के जो है जब समानांतर होता था, मींस 5 है तो ये 5 मीटर पर सेकंड से ही चलता जा रहा है इस तरीके से, तब जो है वो क्या होता था, जीरो एक्सिलरेशन होता था, कांस्टेंट वेलोसिटी पे, कांस्टेंट वेग पे। ठीक है ना, ये ऐसा जो है वो हमें ग्राफ कहां पे देखने को मिल रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो है वो हमें इस टाइप का ग्राफ देखने को मिल रहा है। और ये कौन कौन से समय के बीच में, देखो समय एक्सिस पे हम नीचे आएंगे तो 2 और 4 के बीच में 3 होगा, और यहां पे 6 और 8 के बीच में 7 होगा, मीन्स 3 से 7 सेकंड के घंटे के बीच में जो है, 3 घंटे से लेके 7 घंटे के बीच में जो है वो क्या है, इसकी नियत चाल है, नियत वेग है, सॉरी नियत वेग है। ठीक है ना, और इस बीच में त्वरण क्या होगा, शून्य होगा। तो यहां पर जो है वो हमें पता चल गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट, और ये बीच में कहां से कहां तक है, ये जो है वो आपका 3 से लेके 7 घंटे के बीच में जो है वो क्या है, जीरो एक्सिलरेशन है। ठीक है, चलिए अब जो है वो चौथे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरिंग रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कहां पे हो रहा है, नेगेटिव एक्सिलरेशन कहां हो रहा है भाई। रिटार्डेशन के बारे में हमने क्या बात की थी, रिटार्डेशन के बारे में हमने क्या बात की, रिटार्डेशन जो होता है वो नेगेटिव एक्सिलरेशन होता है। जब एक्सिलरेशन का मान जो है वो नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये क्या कि ये वेग के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वेग के अपोजिट दिशा में होता है। यही तो हमने जाना है कि वेग के अपोजिट दिशा में होगा तो वो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। अच्छा, ऐसा जो है वो हम ग्राफ से कैसे जान सकते हैं भाई, हमने जो है वो एक चीज जाना था क्या कि भाई स्लोप जो है यहां पे, क्योंकि स्लोप ही हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा, तो रिटार्डेशन भी हम स्लोप से ही फाइंड करेंगे। अब देखो स्लोप जो है वो हमें क्या देगा, स्लोप से जो है वो एसोसिएटेड क्या था, टैन थीटा था, याद है, स्लोप से टैन थीटा था, टैन थीटा से स्लोप था। ठीक है ना, तो स्लोप से जो है वो टैन थीटा था। अब टैन थीटा का जो है वो मान नेगेटिव कहां होगा, नेगेटिव कहां होगा, याद करो ग्राफ में। ग्राफ जब आप याद करोगे ट्रिग्नोमेट्री का तो आपको पता होगा यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे साइन पॉजिटिव होते हैं, और उसके बाद जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो टैन थीटा का मान नेगेटिव होगा। मींस जब कोई ग्राफ इस तरीके से होगा, देखना जब कोई ग्राफ ऐसा कुछ डाउनवर्ड जा रहा होगा तो वो ग्राफ जो है वो कैसा होगा, मींस यहां पे जब टैन थीटा ऐसे, जो ये थीटा ऐसा कुछ बन रहा होगा, वहां पे जो है वो ग्राफ का मान क्या होगा, टैन थीटा का मान नेगेटिव हो जाएगा, और वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, वहां पे जो है वो आपको नेगेटिव एक्सेलरेशन मिलेगा। ये चीज देखो यहां पे दिखेगी आपको ऐसा कुछ, यहां पे इस तरीके से है ना, यहां पे जो है वो थीटा है, ये थीटा रहा, सॉरी ये वाला थीटा रहा, और यहाँ पे नेगेटिव है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन ऐसा कुछ ही होता है। वैसे आप ये चीज़ जो है वो याद कर सकते हो इस तरीके से रिटार्डेशन का, या कि रिटार्डेशन इस तरीके से दिखता है और इस तरीके से जो है वो आपको क्या दिखेगा, एक्सेलरेशन दिखेगा। ठीक है ना, तो इस बीच में जो है वो 7 सेकंड से लेके 10 सेकंड के बीच में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है ना, तो रिटार्डेशन हमें क्या मिला, 7 से 10 घंटे के बीच में, सॉरी 10 घंटे के बीच में जो है वो हमें क्या मिला, रिटार्डेशन मिला। अब चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स। आप पहले 8 घंटे के बीच में कितनी दूरी हुई वो चीज जानते हैं। चलिए अब ये चीज हम आगे कवर करते हैं। तो अब 5th क्वेश्चन में जो है वो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है शुरुआत के 8 घंटों का, है ना। और ये डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस जो है वो हम ग्राफ के एरिया से कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमने जो है
वो यहां देखा था कि ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है ना। स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो है वो एरिया हमें क्या देगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यहां हम एरिया से निकालेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब जो है वो हमें 8 घंटे में निकालना है। तो 8 घंटे में कितनी वेलोसिटी थी ये चीज हमें देखना पड़ेगा। तो ये 8 घंटे में वाई एक्सिस पे कितनी वेलोसिटी है इस चीज को हम मार्क करें तो ये 30 और 20 के बीच में जा रहा है। तो ये कितना होगा, 25 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई 8वें घंटे पे, ठीक है। चलिए अब जो है वो हम ऐसे किसी फिगर का तो जो है वो हम कुछ एरिया निकालना जानते नहीं है, तो इसे हमें ब्रेक करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। क्या करते हैं, यहां पे कुछ ए ले लेते हैं, यहां बी, इसको कुछ अलग कलर से मार्क कर लेते हैं, रेड से कर लेते हैं। यहां पे ए ले लेते हैं, यहां बी, यहां सी, डी, फिर ई, एफ, जी और एच, ठीक है। अब हम इसे मार्क करते हुए देखते हैं कैसे। देखो ये वाला एरिया एक है ना, ये एरिया कैसा रिजेंबल कर रहा है, कैसा दिख रहा है, ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक। अब दूसरे एरिया को देखते हैं, दूसरा इसको ले लेते हैं, दूसरा ये वाला एरिया, ठीक है, दूसरा ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया कैसा दिख रहा है, ये एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, ठीक है। और तीसरे एरिया को ले लेते हैं, तीसरा ये वाला एरिया, ये भी जो है वो एक ट्रेपेजियम है, ठीक है ना। तो पहला एरिया जो है, जो ये पहला एरिया है, ये कैसा है, ये एक ट्रेपेजियम है। कैसा है, ये एक ट्रेपेजियम है, ठीक, ट्रेपेजियम है। उसके बाद ये दूसरा वाला जो है वो कैसा दिख रहा है हमें, ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये एक चतुर्भुज है ना, रेक्टेंगल है। और ये जो है वो थर्ड वाला जो है वो कैसा दिख रहा है, ये भी एक ट्रेपेजियम ही दिख रहा है, ठीक है ना। तो इंडिविजुअली सबका एरिया निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे, काम खत्म, ठीक है। तो चलिए पहले वाले का, पहले ट्रेपेजियम का जो है वो हम एरिया निकालने की कोशिश करते हैं। पहला ट्रेपेजियम क्या है, ए बी सी और एच, ठीक है ना। क्या है, ए बी सी और एच, ठीक है ना। तो ए बी सी एच का हम एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कैसे निकलता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड, यही तो होता है, यही होता है, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यही होता है ट्रेपेजियम का एरिया। तो अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। देखिए हाफ है, अब हाइट देखो, हाइट कहाँ पे, यही तो हाइट है इसका, इतने दूर ए से एच तक ही तो हाइट है इसका, ठीक है ना। ये सोया, ये खड़ा सा ट्रेपेजियम है, ऐसे कर देंगे तो ये हाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हाइट है। अब देखो यहाँ से 0 से लेके 2 तक जो है वो यहाँ पे है, तो ये एच जो है वो कहाँ पे आएगा, 2 और 4 के बीच में कौन सा है, यहाँ पे 3 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 3 होगा, तो ये हाइट कितना हो गया, यहाँ पे हाइट कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो हाइट जो है वो कितना हो गया, 3। अब सम ऑफ पैरेलल साइड, एक समानांतर कहाँ पे है, ए बी, ये है ना, ए से बी, यही है एक समानांतर, ठीक है। एक समानांतर साइड ये है, तो ए बी कितना है, 0 से 10 के बीच में कितनी दूरी, 10, ठीक है। तो यहाँ पे 10 प्लस, अब इधर से देखो एच से सी तक, एच से सी तक कितनी दूरी है भाई, यहां से जो है वो अभी हमने पहले देखा था क्या कि भाई 30 और 40 के बीच में 35 था, जो मैक्सिमम वेलोसिटी इसने अटेन किया था ऑब्जेक्ट का, अभी पीछे यहां पे देखा था मैक्सिमम सेकंड क्वेश्चन में, तो ये 35 था, ठीक है ना। तो यहां पे जो है वो 35, डन, यही चीज हो गया। अब यहाँ पे जो है वो हम कैलकुलेट कर लें, हाफ इंटू 3 इंटू 45। अब जो है वो यहाँ पे कुछ आधा ही करना होगा, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में आधा करते रहेंगे। देखो 45 कितना हो गया, 5 तिया 15, हासिल 1 और ये 135/2। अब 135, अब 130 का आधा कितना होगा, 65 और 2 का 2.5, तो कितना हो जाएगा 67.5, कितना हो गया, किलोमीटर, ठीक है ना। तो इस बीच में जो है वो कितनी गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर हुआ, कितनी दूरी कवर हुई, 67.5, 67.5, ठीक है। अब चलो अब दूसरे में देखते हैं, अब दूसरा देख रहे हैं। दूसरा क्या है भाई, दूसरा जो है वो एक रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है, ये वाला ब्लू वाला जो मैंने शेड किया है, इसमें जो है वो क्या है, एच सी डी और जी, क्या है, एच सी डी और जी, इस वाले का निकालना है। अब इसका तो क्या होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक। अब चलो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ, अब लेंथ कितना है भाई, ये जो है वो अपना क्या हो जाएगा, इसको आप ब्रेथ मान लो, ये ब्रेथ कितना हो गया, एच से जी तक, एच से जी तक कितना है भाई, 3 से लेके यहाँ पे देखो एच से जी 6 और 8 के बीच में कितना हो जाएगा, ये 7 है, तो 3 से लेके 7 के बीच की दूरी कितनी होगी, 7 में से 3 घटाओ कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे हो गया 4, आपका ब्रेथ जो है वो कितना हो गया, 4 हो गया। और लेंथ कितना है, लेंथ जो है वो एच से सी तक तो हमें पता ही है क्या कि भाई 35 है, तो 35 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 4 से अगर मल्टीप्लाई करना है ना, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे हम, देखो 35 का डबल करो और एक बार और डबल करो, तो 35 का डबल हो गया 70 और 70 का डबल कितना हो गया 140, तो ये कितना हो गया 140 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब जो है वो थर्ड वाले का निकालते हैं, थर्ड वाले ट्रेपेजियम का। अब देखो थर्ड वाला ट्रेपेजियम कौन सा है, थर्ड वाला ट्रेपेजियम है
DGF और E, DGFE, यही तो है। अब यहां पे भी सेम फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड का सम, ठीक है, यही चीज तो लगेगा। अब यहाँ पे जो है वो हम किस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे भाई, यहाँ पे हाफ तो लिख लिया, हाइट कैसे, हाइट यहाँ पे भी जो है वो लेटा हुआ जो है वो अगर कैसे खड़ा है अपना ट्रेपेजियम इस तरीके से खड़ा है, ऐसे करेंगे तो वो हाइट दिख जाएगा। तो हाइट कितना है, GF जो है वो इसका हाइट है, तो यहाँ पे हाइट जो है वो कितना हो गया, 7 से 8 तक के बीच में कितनी दूरी, 1, तो यहाँ पे हाइट 1 है, यहाँ पे 1, और सम ऑफ पैरेलल साइड, अब देखो एक तरफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, EF, ये वाला EF की दूरी कितनी है भाई, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, देखो 25 है ना, 25 दे रखा है, तो यहां से EF की दूरी कितनी आई, 25, और साथ ही साथ जो है वो अगर हम GD की दूरी देखें तो वो तो HC के बराबर ही है, तो वो कितना है, वो 35 है, ठीक है, 35 है, हाँ ठीक है 35 है। तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 25 और 35 जोड़ देंगे तो 60 हो गया, 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30, ये हो गया अपना 30, तो ये हो गया कितना 30, यहाँ पे लिख लो 30 किलोमीटर, डन, यहाँ पे हो गया। अब जो है वो हमें इन्हीं तीनों को जोड़ के टोटल डिस्टेंस निकलेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना है भाई, टोटल दूरी कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गया 1, 2 और 3, तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो इसमें कितना है 67.5 प्लस 140 और प्लस 30, ये देखो ये कितना 170 हो गया, 170 में 60 जोड़ दोगे 230, और 230 में 75 हो गया तो 237.5, ठीक है ना, 237.5 किलोमीटर, ठीक है ना, सही जोड़ा है, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए तो ये हो गया अपना आंसर, तो 5वें वाले क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, आगे वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, क्या है, दूरी समय ग्राफ का ढलान। अब देखो स्लोप, अभी हमने फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया भाई, स्लोप जो है वो उसमें हम लोग क्या चीज देखते हैं, स्लोप में जो है वो जनरली हम y/x करते हैं, वहीं एरिया में जो है वो हम क्या करते हैं, एरिया में y/x करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी हमें किसी भी चीज का यूनिट, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ यूनिट निकालना इंपॉर्टेंट है। अब y के जगह पे कौन सा है, y के जगह पे डिस्टेंस है, और टाइम के जगह पे क्या है, x एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे जो है वो अगर हमें स्लोप निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम करेंगे। अब डिस्टेंस बाई टाइम किया तो डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, यहाँ वेलोसिटी नहीं मारेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम क्या होगा, स्पीड होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, स्पीड यानी गति, डन। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, एक और न्यूमेरिकल, एन ऑब्जेक्ट एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है, एक वस्तु जो है वो 30 सेकेंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक समान रूप से गति करती है। तो क्या है भाई, शुरुआत में इनिशियल स्पीड जो है वो कितना है, 36 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल कितना है, 72 किलोमीटर पर आवर, और कितने देर में, ऐसा 30 सेकंड्स में, ठीक है। तो क्या गणना करना है हमें जो है वो त्वरण निकालना है मीटर पर सेकंड में, और साथ ही साथ जो है वो इस अंतराल के दौरान बस द्वारा तय की गई दूरी निकालना है, दूरी, ठीक है। तो दूरी निकालना है और त्वरण निकालना है, त्वरण मीटर पर सेकंड में निकालना है, ठीक। चलिए तो सॉल्यूशन देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो है वो हमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, इनिशियल दिया हुआ है, इनिशियल कितना है 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वेलोसिटी दी हुई है फाइनल कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर जो है वो टाइम दिया हुआ है हमें 30 सेकेंड्स, ठीक है। एक्सिलरेशन फाइंड करना है और साथ ही साथ विस्थापन या दूरी ही फाइंड करनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है, सारी जो लिखी हुई चीज़ें होती है वो एक जगह लिख लो, ज़्यादा सही होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो है वो वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है और जो अपना टाइम है वो सेकंड में है, और निकालना भी हमें मीटर पर सेकंड में, तो हम क्या करेंगे, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। अब देख लो यार, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब इधर से जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना होगा तो 18/5 से कर लेंगे। अक्सर पेपर में ये कन्फ्यूजन हो जाता है क्या कि किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 या 18/5, इसमें कन्फ्यूजन होता है। याद कर लो क्या कि यार किलोमीटर पर आवर बड़ा यूनिट है तो बड़े यूनिट में बड़े से मल्टीप्लाई करते हैं, जब उसमें चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हम किलोमीटर पर आवर में जब चेंज कर रहे होंगे मीटर पर सेकंड से तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, जब छोटे में जा रहे होंगे तो 5/18 से, ठीक है ना। तो यहाँ हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 मीटर पर सेकंड हो गया, और यहाँ पे भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 चौके, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है ना। तो यूनिट बैलेंस कर लिया, यूनिट बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब जो है वो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो चलो v = u + at, बहुत सिंपल इक्वेशन है। अब v कितना दिया हुआ है, 20 निकाले,
और फाइनल इनिशियल वेलोसिटी कितना 10 है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, और टाइम कितना है, टाइम जो है वो 30 है ना, टाइम 30 सेकेंड्स दिया हुआ है, 0 0 कट गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 = 1 + 3a, यही हुआ। चलो अब 1 उधर जाएगा तो एक्सेलरेशन 3a हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं 1/3, यही तो होगा। अब 1/3 को अगर पॉइंट में लिखे तो 0.33 मीटर/सेकंड स्क्वायर, यही तो हो गया, यही हो गया अपना एक तो आंसर निकल गया। दूसरे को चलते हैं। अब दूसरा क्या है, विस्थापन निकालना है, एस का वैल्यू निकालना है। एस को यूज कर लेते हैं, एस = ut + ½ at स्क्वायर वाले से, ½ at स्क्वायर वाले से। अब विस्थापन या फिर दूरी निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 10 दी हुई है, 10 दी हुई है, और टाइम कितना है, 30 है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन अभी निकाला। अब यहाँ पे 0.33 लिखा आपने तो दिक्कत हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/3 पुट करेंगे। फ्रैक्शन हमेशा आसान होगा, ठीक है ना, 1/3 है ना। तो रिकरिंग डेसिमल जो है वो यूज नहीं करेंगे जनरल कैलकुलेशन में, वहां पे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करके करेंगे, ठीक है। ये कैलकुलेशन करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक है, ठीक है। और टाइम कितना हो गया, टाइम जो है वो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, ठीक है। इसको काटा हमने, क्या हो गया, ये 30 हो गया और ये 150 हो गया, ठीक है ना। तो अब देखो 300 में जो है वो हमें 150 जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 450 मीटर, ठीक है ना, 450 मीटर, ये रहा आंसर, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे, देखो आगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, तो ये चीज़ जो है वो होपफुली शायद इस बार रेलवे भी जो है वो अपना लेगी। तो इसको देखो क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखना क्या कि भाई कौन सा क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कभी करेक्ट पूछेगा, कभी जो है वो इनकरेक्ट भी पूछेगा, कभी ट्रू कभी फॉल्स, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है, करेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, विस्थापन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या पूछ रहा है, वह शून्य नहीं हो सकता है, क्या शून्य नहीं हो सकता है। इसका कहना है क्या कि भाई शून्य जो है, विस्थापन शून्य नहीं हो सकता है, तो शून्य नहीं होगा। अब एक बात बताओ, विस्थापन कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है ना, सदिश राशि है। और हमने अपने पहले ही लेक्चर में ये चीज पढ़ा था कि भाई विस्थापन जो है, अगर वेक्टर क्वांटिटी अगर कोई है तो वो पॉजिटिव भी होगी, वो जीरो भी होगी और नेगेटिव भी होगी, हो सकती है ना। तो अगर, और वैसे भी हमें पता है क्या कि भाई अगर कोई चीज़ जो, कोई वस्तु जो है वो अगर अपने इनिशियल पॉइंट से, अपने स्टार्टिंग पॉइंट से चली है और वापस से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आ जाएगी तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये बात तो भाई क्या है, ये गलत है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इसका परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। क्या है, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, इसका कहना यह है क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ग्रेटर देन होता है डिस्टेंस के। क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ सही है। हमने जो है वो अपने पहले लेक्चर में ही जाना था ये चीज़, क्या कि ये बात गलत है। हमने ये चीज़ जाना था क्या कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस होगा। और इक्वल टू वाला केस कब होगा, इक्वल टू वाला केस तब होगा जब दूरी जो है वो एकदम सीधी रेखा में हो जाए। तो अगर किसी वस्तु ने एकदम सीधी रेखा में जो है वो अपनी दूरी कवर की है तो दूरी और विस्थापन दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। मींस क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, एक किसान 10 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा के साथ 40 सेकंड में चलता है। तो क्या बोल रहा है, एक चक्कर जो है वो एक स्क्वायर फील्ड के एक वर्गाकार खेत में जो है वो एक चक्कर जो है वो 10 मीटर का उसका भुजा है, तो वो कितने में चलता है, 40 सेकंड में चलता है। डन। आगे क्या है, अपनी प्रारंभिक स्थिति से 2 मिनट 20 सेकंड के अंत में किसान के विस्थापन का परिमाण। तो स्टार्ट किया होगा किसी जगह से और वो 2 मिनट 20 सेकंड तक वो घूम रहा था, तो अब वो पूछ रहा है क्या कि भाई इसका जो है वो विस्थापन का परिमाण बताओ, ठीक है। चलिए पहले जो है कोई स्क्वायर बना लेते हैं। देखिए ये एक स्क्वायर बन गया, ठीक है। और यहां पर जो है वो A B C और D। अब मान लेते हैं क्या कि A से जो है वो इसने स्टार्ट किया होगा, A से शुरुआत हुई, ठीक है ना, और इस तरीके से जो है वो जा रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से वो जा रहा था। डन। अब देखो आप एक बात समझो, ये कितने की इसकी भुजा है, 10 मीटर की भुजा है, ठीक। अब एक बात बताओ, अगर 10 मीटर की भुजा है और जो है वो 40 सेकंड में जो है वो पूरा कवर करता है, तो यहां से हम स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड कैसे निकलेगा भाई, सबसे पहले स्पीड कैसे निकलेगा, स्पीड जो है वो निकलेगा इसमें पेरीमीटर, यही तो इसका पूरा डिस्टेंस होगा, पूरा परिधि है ना, पूरी परिधि, वर्गाकार की पूरी परिधि जो है वही तो इसका डिस्टेंस होगा, पूरा जो है वो 10 मीटर करके चल रहा होगा, है ना। और टाइम, यही तो है।
तो परिधि कितनी होती है भाई, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड यही तो होती है। तो 4 इंटू साइड अगर 4 इंटू 10 करेंगे यही होगा, और यहाँ पे 40, तो ये कितना हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो 1 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसका स्पीड निकल के आया। जो आदमी चल रहा था उसका स्पीड कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब क्या बोल रहा है कि भाई ये जो है वो 40 सेकेंड में पूरा चक्कर तो लगा के गया। मीन्स अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है कि 2 मिनट 20 सेकंड। तो सबसे पहले 2 मिनट विस्थापन निकालने के लिए फाइनल जगह तो पता करना पड़ेगा ना, कि फाइनल जगह आखिर है कहां पे वो। ठीक है, कितने दूरी में पता करना है, कितने टाइम में पता करना है, टाइम कितना है 2 मिनट 20 सेकंड के अंदर। तो अगर हम इसे सेकंड में अगर टोटल कन्वर्ट करें तो 2 मिनट का कितना हो गया 120 और प्लस 20, तो कितना हो गया 140 सेकंड, 140 सेकंड। अब स्पीड हमने क्यों निकाला था, स्पीड को अगर आप जो है वो देखो तो इसका मतलब क्या होता है, 1 मीटर 1 सेकंड में, 1 मीटर 1 सेकंड में, यही तो मतलब हुआ। अच्छा अगर 1 मीटर जो है वो 1 सेकंड में, तो 140 सेकंड में कितने मीटर, 140 सेकंड में कितने मीटर, 140 सेकंड में 140 मीटर, यही तो होगा, यूनिटरी मेथड है। तो 140 मीटर चला है, ठीक है ना। अब 140 मीटर चला, लेकिन यहां से अब 140 मीटर हम गिनने तो नहीं जाएंगे कहां तक पहुंचा, तो एक चक्कर में आखिर कितना चलता है उतना पीछे चले जाएंगे, वही काम करेंगे, ठीक है ना। तो एक चक्कर में एक चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर में जो है वो कितना हुआ, देखो एक कंप्लीट चक्कर जो है वो कितने का है, 40 मीटर का जो है वो एक कंप्लीट चक्कर है। अब इससे जो है वो हम 140 के आसपास पहुंचने की कोशिश करते हैं। अब 4 के पहाड़ी को अगर आप देखोगे तो 160 कहां पे मिल जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे ही यहां पे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या दिख जाएगा 160 मीटर, 160 मीटर मींस 160 मीटर पे एक और चक्कर कंप्लीट हो रहा होगा, चौथा चक्कर है ना। तो चौथा चक्कर, तो एक बात बताओ 160 मीटर में जो है वो 140 कितना कम है, 20 मीटर, कितना मीटर कम है यहाँ पे, कितना मीटर, 20 मीटर जो है वो कम है ना, 20 मीटर कम है। और एक भुजा जो है वो कितने लेंथ की है, 10 मीटर। तो 10 और 10 20 मीटर मींस अपनी स्टार्टिंग से जो है वो अगर यहाँ पे 140, समझना बात को, ये जो है वो 140 मीटर जो है वो चल चुका था, और 2 मीटर अगर 10 मीटर इधर और 10 मीटर अगर इधर चलता तो वापस से जो है वो अपनी जगह पे पहुंच जाता। मींस उसका फाइनल पोजीशन कहां है, फाइनल पोजीशन कहां है, पॉइंट सी के ऊपर। समझ आया, फाइनल पोजीशन कहां है, पॉइंट सी के ऊपर। ठीक, देखिए तो अब विस्थापन करने के लिए क्या, एक स्ट्रेट लाइन ही तो विस्थापन का होता है, यही होगा। AC लेंथ निकालना है। अब एक बात बताओ, स्क्वायर का ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, अब ये 10 है, ये भी 10 है, तो बीच वाला जो है वो लेंथ डायगोनल निकालना है। डायगोनल कितना होगा 10√2, यही तो होता है, 10 10 होगा तो क्या होगा 10√2। तो यहां से हमें जो है वो AC लेंथ निकालना था। AC लेंथ ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 10√2 मीटर्स, यही आंसर है ना। तो ये जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या पूछ रहा है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पेपर में ऐसा पूछा जाता है क्या कि दूसरा इक्वेशन कौन, पहला इक्वेशन कौन, थर्ड इक्वेशन कौन, ये चीज पूछता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, ये वाला जो है ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये वाला कौन सा है, ये थर्ड इक्वेशन है, और ये वाला जो है वो कौन सा है, सेकंड इक्वेशन है। तो आंसर कौन सा है, S = UT + ½ AT²। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे देखिए क्या कह रहा है, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बात है ना। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्या बोला, किसी वस्तु की सीधी पथ में गति के लिए वेग समय ग्राफ समय अक्ष के समानांतर, एक सीधी रेखा है तो समय अक्ष के समानांतर है, समय अक्ष के। देखो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखें भाई, ये वेलोसिटी होगा और ये टाइम होगा, समय अक्ष के समानांतर मींस पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अब एक बात बताओ, ऐसा ही तो कुछ होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ऐसा ही होगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये चीज हुआ। अब एक बात बताओ, जैसे ही आपने पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यही चीज जो है वो उतने दूर पे उसने बताया। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। वस्तु की गति की प्रकृति को पहचाने। तो वस्तु जो है वो किस अवस्था में है, ये चीज वो पूछने की कोशिश कर रहा है। तो इसको देख के क्या हम नहीं बता सकते क्या कि वेलोसिटी, सपोज करते हैं ये 5 मीटर पर सेकंड है, 5 मीटर पर सेकंड, तो ये लगातार जो है वो 5 मीटर पर सेकंड से ही तो चल रहा है। यहाँ पे समय 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, है ना, इस तरीके से। तो बढ़ते समय के साथ जो है वो अगर वस्तु का जो है वो अगर वेग जो है वो अगर समान है, नियत है, कांस्टेंट है, तो ये क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो वस्तु जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ चल रही है,
ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये कांस्टेंट वेलोसिटी को दिखा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी को दिखा रहा है, या फिर नियत वेग को दिखा रहा है, नियत वेग को दिखा रहा है। अब नियत वेग किस में होता है, नियत वेग किस में होगा, नियत वेग यूनिफॉर्म मोशन में होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन में जैसा भी हो, ये यूनिफॉर्म मोशन भी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एक्सेलरेशन। अब एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हुआ है ना, वेलोसिटी में, वेग में जो है वो कोई चेंज है ही नहीं, चेंज जो है वो है ही नहीं, तो चेंज हुआ ही नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं, ठीक है। तो वैसे भी यूनिफॉर्म मोशन में हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो दूसरे वाले बी का ऑप्शन क्या हो, आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो त्वरण क्या होगा, जीरो। अब तीसरा क्या बोल रहा है, ड्रॉ द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ दिस टाइप ऑफ मोशन। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे देखो क्या बोल रहा है, इस प्रकार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ का आकार बनाए। अब इसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को देखते हुए आपको ये कह रहा है क्या कि आप दूरी समय ग्राफ ऐसा ही बनाए, ठीक है ना, दूरी समय ग्राफ। थर्ड नंबर देखो, ऐसा कुछ जो है दूरी समय ग्राफ, तो ये डिस्टेंस और ये टाइम, इस तरीके से। तो अब इसमें दूरी समय कह रहा है। अब दूरी समय, एक बात बताओ, वेलोसिटी कांस्टेंट वाला जो है वो कौन सा होता था, यूनिफॉर्म मोशन कैसा होता था डिस्टेंस टाइम में, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो है वो यूनिफॉर्म मोशन, अभी हमने सेट 1 में ही जो है वो क्वेश्चन देखा था, ऐसा कुछ होता था, याद आया, ऐसा कुछ होता था। तो ये वाला जो है ये ऐसा कुछ ग्राफ होगा दूरी समय ग्राफ का, समझ में आया। चलिए, तो एक ही क्वेश्चन में हम 3 टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, Who was the first person to define speed? चाल को परिभाषित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, याद है। सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने स्पीड और वेलोसिटी बताया था और उसमें आपको बताया था कि चाल को जो है वो परिभाषित करने वाले पहले व्यक्ति गैलीलियो थे, ठीक है ना। कौन थे, गैलीलियो थे, ठीक है। चलिए, तो गैलीलियो थे, ठीक है। अब देखिए, आइजैक न्यूटन की जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है। इसका नाम है प्रिंसिपिया, ठीक है ना, प्रिंसिपिया, जो कि 1687 में लिखा गया था। इसमें लॉज ऑफ मोशन के बारे में इन्होंने लिखा था, फोर्स में जो है वो फोर्स के इक्वेशन के बारे, फोर्स के लॉज के बारे में, लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया, साथ ही साथ जो है वो ग्रेविटेशन के लॉ के बारे में बताया, गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में बताया। वो सारी चीज़ें इस बुक में लिखी थी। पेपर में पूछा जाता है कि प्रिंसिपिया है ना किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो किसके द्वारा, न्यूटन साहब के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एक और न्यूमेरिकल क्या है, A circular track has a circumference of 3140 मीटर, 3140 मीटर, ठीक है ना, with AB as one of the diameter। क्या बोल रहा है, एक वृत्ताकार ट्रैक की परिधि 3140 मीटर है और इसका एक व्यास AB है। तो AB क्या है, AB जो है वो डायमीटर है, व्यास है, और साथ ही साथ इसका पूरा जो है वो सर्कमफेरेंस बता दिया 3140 है, ठीक। चलिए अब आगे क्या, एक स्कूटरिस्ट moves from A to B along the circular path with a uniform speed of 10 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहा है क्या कि भाई 10 मीटर पर सेकेंड से जो है वो कोई स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति जो है वो इसकी परिधि पे क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जो है वो पहले एक व्यास बना लेते हैं, डायमीटर बना लेते हैं A से B तक की। अब यहाँ से जो है वो आप सपोज कर लो क्या कि भाई ये जो है वो अपना स्कूटर वाला बंदा जो है वो इसके ऊपर घूम रहा है, इसके ऊपर यूं है ना 10 मीटर पर सेकेंड से इसी तरीके से घूम रहा है। चलो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटरिस्ट, डिस्टेंस कितना चला, दूरी कितनी चली। अब भाई ए से बी तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी चली, सर्कमफेरेंस का आधा ही तो चला होगा, सर्कमफेरेंस का आधा, पूरा सर्कल का सर्कमफेरेंस का आधा चला ए से बी तक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब क्या हो गया भाई, सर्कमफेरेंस का आधा, तो सर्कमफेरेंस का हाफ कर देंगे। तो अब 3140 का जो है वो क्या करना है, आधा करना है। अब 3000 का आधा कितना होगा 1500, और आपका 140 का कितना 70, तो ये कितना हो गया 1570 मीटर। ये हो गया पहला वाला का आंसर। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्कूटरिस्ट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ए से बी तक की, अब सपोज करो क्या कि ये सेंटर है, तो ये अगर रेडियस है तो ये भी एक रेडियस है, तो 2r इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितना होगा 2r होगा। अब 2r, अब r हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले r कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो भाई यहां से जो है वो r निकाल सकते हैं। देखो 2 पाई r जो है वो कितने के बराबर दिया हुआ है, 3140 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखो यहां से 2 पाई, अब देखो पाई का वैल्यू जो है वो 314 रखेंगे, क्योंकि 3140 दिख रहा है, तो यहाँ पे 314 रखने के लिए दिया है, यहाँ पे 22/7 नहीं रखेंगे, ठीक है ना। इंटू r इज इक्वल टू 3140। अब एक काम करो, 2 0 उड़ाओ, बटा 0 करो और यहाँ से यहाँ काट दो 10 बार में, ठीक है, और इसको काट दो कितने 5 बार में। r कितना हो गया 500 है ना, तो रेडियस कितना हो गया 500 मीटर, 500 मीटर हो गया। तो अब ये कितना हो गया 2r, 500 का डबल कितना 1000,
1000 मीटर, तो ये कितना हो गया, सॉरी 1000 मीटर, डन, ये वाला हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम टेकन बाय द स्कूटरिस्ट टू रीच फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी तक जाने में जो है वो कितना समय लगा, यही तो पूछ रहा है भाई। टाइम चला है तो टाइम जो है वो जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा। तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस जो है वो 1570 चला था, अपॉन स्पीड कितना चला, स्पीड जो है वो 10 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो कितना हो गया 157 सेकंड में जो है वो ये दूरी कवर करेगा। ठीक है, यही होगा। चलिए अब आगे चलें। देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर वस्तु के दूरी समय ग्राफ को दर्शाता है। स्थिर वस्तु, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो दूरी समय ग्राफ कैसा दिखाएगा। अब देखो दूरी समय है तो ये वाई एक्सिस पे क्या होगा, वाई एक्सिस पे दूरी होगा और समय जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे टाइम, वैसे ही सब जगह। अब एक बात बताओ, अगर कोई वस्तु जो है वो दूरी अगर उस मतलब अगर स्थिर है तो उसका जो है वो पोजीशन के साथ जो है वो समय के साथ जो है वो पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाला जो है वो कौन सा दिखा रहा था, ये हमने तीसरी बार ये वाला ग्राफ हमारे सामने आया, ये कौन सा है, ये यूनिफॉर्म मोशन का है, ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन जीरो। ठीक है ना, ये वाला जो है वो कैसा है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है ना। बताया था मैंने आपको क्या कि इसके अलावा पहले वाले ऑप्शन के अलावा कैसा भी ग्राफ बना दो अगर, तो वो कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा होगा। ठीक है, अब जो है वो दूसरा देखो, दूसरा ये वाला, ये भी कैसा है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है। ठीक है ना, ये एक पैराबोलिक ग्राफ है, ये भी जो है वो क्या दिखाएगा, ये भी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है। ठीक है ना, पैराबोलिक नहीं सॉरी, ये जो है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। अब देखो ये वाला, यहाँ पे सपोज करो क्या कि यहाँ पे 5 मीटर है, 5 मीटर, और यहाँ पे समय है, समय जो है वो जीरो से जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 3, है ना। इस तरीके से समय तो बढ़ रहा है लेकिन वस्तु जो है वो हमेशा क्या है, 5 मीटर पे ही है। तो 5 मीटर पे है मतलब समय के बढ़ने के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, मीन्स क्या है, रेस्ट में है। ठीक है ना, तो रेस्ट हो गया। ठीक है ना, रेस्ट हो गया, तो ऑप्शन डी अपना आंसर होगा। तो आपको याद हो गया क्या कि भाई क्या है, अगर इसी का जो है वो अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है वो अगर वेग समय ग्राफ में अगर बनाएंगे तो कैसा, वेलोसिटी जीरो हो जाता है, वेलोसिटी जीरो। तो इसके ऊपर अगर ओवरलैपिंग हो जाता है, समय के ऊपर जो है वो अगर ओवरलैपिंग हो जाए इस तरीके का ग्राफ, तो वो क्या होगा, वो जो है वो रेस्ट को दिखा रहा है, यहाँ पे ये रेस्ट को दिखा रहा है। ठीक है ना, वैसे ही यूनिफॉर्म में वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म मोशन को कौन सा दिखा रहा है, ऐसा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये चीज जो अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, तो होपफुली आपको सेट 2 समझ में आया। तो चलिए अब सेट 3 की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब सेट 3 के क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए फिर से सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ग्राफ का ही है, देखते हैं क्या है। दिया गया चित्र 3 वस्तुओं ए बी सी का दूरी समय ग्राफ दिखाता है। ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्या है, तीनों में से कौन सा सबसे तेज यात्रा कर रहा है, मींस ए बी सी में से सबसे तेज कौन सा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो मैंने जब ग्राफ बताया था तब भी मैंने आपको बताया था और ये वापस से बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ये आता ही है। ठीक है, देखते हैं वापस से क्या बताया था मैंने तब आपको। देखो मैंने आपको ये बताया था कि भाई ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था और ये थीटा, यही तो है स्लोप, है ना। तो थीटा क्या है, थीटा ही जो है वो क्या है, थीटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, और जैसे जैसे स्लोप का मान बढ़ेगा वैसे वैसे जो है वो टैन थीटा का मान भी जो है वो बढ़ेगा, मीन्स स्लोप जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टैन थीटा के। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे स्लोप बढ़ रहा होगा और वैसे वैसे ही टैन थीटा का मान बढ़ रहा होगा, ये चीज़ मैंने आपको बताई। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या बात पता चली, क्या कि थीटा जो है वो डिपेंड कर मतलब स्लोप जो है वो डिपेंड करता है थीटा के ऊपर। ठीक, ये चीज़ है। अब एक बात बताओ, क्या कि कौन सा सबसे तेज चल रहा होगा। तेज निकालने का अर्थ क्या है, तेज निकालने का अर्थ है स्पीड से, स्पीड किसका सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, यही चीज़। तो अब एक बात बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें स्लोप जो है वो क्या देगा, स्पीड देगा। जैसे स्लोप जो है, स्लोप से हम क्या करते हैं, स्लोप जो है वो y/x और डिस्टेंस बाई टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड हो जाएगा। ठीक है ना, यही चीज़। तो हमें क्या निकालना है फाइनली, हमें स्लोप निकालना है, इसीलिए मैं स्लोप के बारे में आपको बता रहा था। ठीक है ना, तो जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा, यही चीज़ तो है, जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा। डन, यही चीज़ करना है। अब देखो अगर हम ए को देखें तो ए का स्लोप कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ये थीटा जो है वो कुछ ऐसा दिखेगा।
अगर हम बी को देखें इसको अगर हम बीटा ले लें तो इसका जो है वो कुछ स्लोप आपको ऐसा दिखेगा। वहीं अगर सी के स्लोप को देखें तो इसको अगर हम गामा ले लें तो इसका स्लोप जो है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। अब आप खुद से देख के बताओ क्या कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो किसका स्लोप आपको दिख रहा है? सबसे ज़्यादा स्लोप आपको सी का दिख रहा है ना। गामा जो है वो सबसे बड़ा है, तो जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा स्पीड। मैं आपको क्या कह रहा हूँ क्या कि स्लोप दिखाएगा कि उतना ही ज़्यादा स्पीड है। यही चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ क्या कि यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो है वो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा स्पीड दिख रहा होगा, यही बात कह रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा स्पीड होगा, ठीक। और वो अभी किस में है? वो सी में है। तो सबसे तेज़ कौन है? सी जो है वो सबसे तेज़ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन किसी वस्तु की गति एक समान कही जाती है। वापस से यूनिफॉर्म मोशन, अब आपको रट जाना चाहिए क्या कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन में जो है वो हम लोग क्या क्या चीज़ देखते हैं? यूनिफॉर्म मोशन में जो है वो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी वेग जो है वो कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, यानी यूनिफॉर्म होता है। साथ ही साथ एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन जीरो होता है। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर हम प्लॉट करना चाहें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को अगर हम प्लॉट करना चाहें तो वो कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। और अगर हम इसी के समकक्ष जो है वो वेलोसिटी टाइम वेग समय ग्राफ को अगर देखें तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना, पैरेलल टू टाइम एक्सिस या एक्स एक्सिस। ये चीज एकदम याद होनी चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए तो क्या पूछ रहा है ये? स्पीड चेंजेस, मतलब स्पीड और डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है। अब एक बात बताओ, आपको मैंने क्या बोला? आपको जो है वो आप जानते हो क्या कि भाई वेलोसिटी जो है वो क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। वेलोसिटी जो है वो नियत होता है, यही तो होता है। अब एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ क्या कि भाई वेलोसिटी नहीं बदलेगी। तो अब देखते हैं क्या कि वेलोसिटी डिपेंड किस किस चीज़ के ऊपर करती है। अब हमें पता था कि वेलोसिटी जो है वो स्पीड और डायरेक्शन पे डिपेंड करती है ना। क्या होता है? स्पीड विथ डायरेक्शन, स्पीड के साथ दिशा जब जुड़ जाती है तो वो क्या हो जाता है? वही तो वेग हो जाता है। तो स्पीड और दिशा दोनों ही नहीं बदलनी चाहिए, तब तो जो है वो वेलोसिटी या वेग नहीं बदलेगी, ठीक है ना, ये चीज़। तो अब हमें क्या देखना है कि स्पीड और दिशा जिसमें ना बदले वही ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है। देखो बी ऑप्शन में क्या है? बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ठीक है। ये वाला अपना आंसर हो गया। डन, समझ में आया ये क्वेश्चन? बहुत कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नॉट पॉसिबल? कौन सा दूरी समय ग्राफ संभव नहीं है? कौन सा संभव नहीं है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पेपर में ग्राफ से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और ग्राफ रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्या है ये? देखो ये तो डिस्टेंस है और ये जो है वो टाइम है। यहाँ पे ये डिस्टेंस, ये टाइम, ठीक है। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने बहुत बार पढ़ लिया क्या कि ये जो है वो क्या है? ये यूनिफॉर्म मोशन का है, ये यूनिफॉर्म मोशन का है। ये जो है ऐसा कुछ अगर हम बना दे तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। मतलब ये सब ग्राफ तो होते हैं ना, ये सब ग्राफ पॉसिबल है, तो बात खत्म। चलिए अब आगे जो है वो इसको देखते हैं, सेकंड वाले को देखते हैं। मीन्स पहला वाला तो पॉसिबल है ना। चलिए अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरे वाले को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 ऐसे मीटर करके है, ठीक है ना। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है तो मीटर करके है। अब जो है वो टाइम पे है तो सेकंड में ले लेते हैं, यहाँ पे सेकंड डाल देते हैं, ठीक है ना। ये 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ करके डाल दिया, ठीक है। अब देखो अगर 1 पे हम देख 1 पे कह रहे हैं, अगर 2 पे देखें, अगर हम 2 पे देखें, ऐसे 2 पे देख रहे हैं तो 2 पे हमें वाई एक्सिस पे जो है वो एक बार जो है वो वस्तु की स्थिति 1 मीटर पे दिख रही है और दूसरे बार जो है वो वस्तु की स्थिति 1 मीटर पे ही जो है वो 4 पे भी दिख रही है। मीन्स वस्तु जो है वो 1 सेकंड पे, मीन्स अगर हम वस्तु को अगर देखें तो 1 सेकंड पे ही जो है वो वस्तु हमें 1 मीटर पे भी दिख रही है और हमें जो है वो 4 मीटर पे भी दिख रही है। मीन्स समय के एक समय पे ही जो है वो वस्तु 2 जगह मौजूद है। ऐसा हो सकता है क्या? कोई वस्तु जो है वो एक ही समय पे 2 जगह मौजूद हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, वो भगवान थोड़ी है। तो क्या है ये जो है वो क्या हुआ? एक समय पे वस्तु 2 जगह मौजूद है और ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये ग्राफ आप याद कर लो क्या कि ऐसा ग्राफ अगर बनेगा तो ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये पेपर में आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा वाला ग्राफ पॉसिबल नहीं है, यही अपना आंसर है। तो ग्राफ 2 जो है वो अपना आंसर होगा, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देखें। आगे क्या है? स्टडी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड कैलकुलेट। वेग समय ग्राफ का अध्ययन करें और गणना करें। क्या देखना है, क्या गणना करना है? ए से बी तक त्वरण, ए से बी तक त्वरण, ठीक है। फिर बी से सी तक त्वरण, फिर ए बी ई क्षेत्र में तय की गई दूरी और फिर बी सी एफ ई क्षेत्र में तय की गई दूरी। डन। चलिए दूरी तय करना है, त्वरण तय करना है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? पहले वाले क्वेश्चन में ए से बी तक त्वरण कह रहा है, एक्सेलरेशन कह रहा है। अब एक बात बताओ,
वेलोसिटी और टाइम है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो है वो जब हम स्लोप निकालते हैं तो क्या निकल जाता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में v/t कर दो, y/x कर दोगे तो v/t क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो v/t एक्सेलरेशन मींस स्लोप। तो स्लोप निकालना है हमें यहाँ पे क्या करना है, स्लोप निकालना है। स्लोप क्या देगा, स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा, ढाल जो है वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। चलिए अब y एक्सिस पे क्या मिलेगा हमें, वेलोसिटी है, तो y/x ही तो करते हैं ना, यहाँ पे y/x। अब देखो y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस पे जो है वो वेलोसिटी है, और ये कितना है भाई, be जो है, यही तो है be अपॉन ae, यही तो निकालना है हमें, है ना। अब देखो be क्या है, देखो be क्या है, be जो है वो 25 है, ठीक है। और आपका ae कितना है, ae जो है वो 3 है, यही है। तो यही जो है वो अपना क्या है, यही अपना हो गया एक्सेलरेशन। 25/3, 25/3 अगर आप फ्रैक्शन में करोगे तो 24.33, ठीक है ना, सॉरी 24 कह रहा हूँ, 8.33, ठीक है ना, 8.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। काम खत्म, यही हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, बी से सी का तक त्वरण, ठीक है ना, बी से सी में त्वरण, बी से सी यहाँ पे है ना, बी से सी में त्वरण मीन्स यहाँ पे ऐसा कुछ, ऐसा देखो। अब ये बी से सी में जो है वो त्वरण निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये बी से सी में जो है वो त्वरण निकालना है, और ये अपना जो सी है वो कुछ एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जा रहा है वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे आप कुछ भी मान लो। यहाँ पे जो है वो आप सपोज कर लो, आप यहाँ पे 16 कुछ मान लो, 16 मान लो, है ना, 16 मान लेते हैं, 16 मान लेते हैं। चलिए यहाँ पे 16 मान लिया। तो यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से हमें स्लोप निकालना है, स्लोप निकालना है। लेकिन मैंने आपको आज ही जो है वो एक क्वेश्चन में बताया है कि भाई अगर जो है वो वेलोसिटी टाइम में अगर इस टाइप का कुछ ग्राफ बनेगा तो वो क्या चीज़ दिखाएगा, वो रिटार्डेशन को दिखाएगा। क्या दिखाएगा, रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो वो नेगेटिव वैल्यू के साथ लेंगे, टैन थीटा क्योंकि नेगेटिव होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट में, इस तरीके से, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो माइनस साइन के साथ हम आंसर लेंगे। तो यहाँ पे जब हम स्लोप निकाल रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाई यहाँ पे जो है वो हमें बी, यहाँ पे कुछ आप ले लो, बी से के ले लो, है ना। तो बी से के अपॉन ई एफ या के सी, ठीक है ना। अब के सी का मान तो ई एफ के जैसा ही होगा, तो के सी का मान तो 1 हो गया, है ना, 3 से 4 के बीच में 1। और इस बीच में जो है वो क्या करना है भाई, 25 से लेके यहाँ पे क्या हो गया, 25 से लेके 16 तक की बीच की दूरी, 25 से लेके 16 तक के बीच की दूरी। अब 25 में से 16 घटाओ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट नेगेटिव में, इस तरीके से, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, डन, समझ में आया। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी ई क्षेत्र में तय की गई दूरी, ए बी ई क्षेत्र में तय की गई दूरी। अब एक बात बताओ, दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, एरिया निकालना है हमें, यहाँ पे एरिया निकालना होगा हमें, किस चीज़ का, ए बी ई का, ठीक है ना। तो इस वाले क्षेत्र का जो है वो, इस वाले क्षेत्र का जो है वो हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, यही तो है, इसका एरिया निकालना है। अब ये क्षेत्र है कैसा, ये क्षेत्र एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल मान सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डन, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे। तो हाफ बेस कितना है भाई, ए ई है, और हाइट कितना है, हाइट जो है वो बी ई है। अब इस चीज़ को आप जब कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, हाफ इंटू ए ई। जब ए ई देखोगे तो कितना है, 0 से 3, ठीक है ना, तो 3 सेकेंड है। और बी ई जो है वो कितना है, 25 है। अब देखो इसको तो जो है वो पॉइंट में ही आंसर आना है, फिर से डायरेक्ट तो कटना नहीं है। तो 25 दिया 75, 75/2, अब 75/2 70 का आधा कितना, 35, और ये 2.5, तो कितना हो गया, 37.5 मीटर, ठीक है ना। ये अपना एरिया हो गया, ठीक है ना, इस बीच में। अब चौथे में आते हैं, चौथा क्या कह रहा है, बी सी एफ ई क्षेत्र में तय की गई दूरी, बी सी एफ ई में। अब एक बात बताओ, ये बी सी एफ ई है, इसका कलर चेंज करो यार, क्या है, बी सी एफ ई, ये है बी सी एफ ई, यही वाला है बी सी एफ ई, ये वाला, ये एक ट्रेपेज, सॉरी फिर से बी सी एफ ई, यही है अपना बी सी एफ ई। अब ये बी सी एफ ई जो है वो एक ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है, इसका दूरी निकालना है, फिर से एरिया निकालेंगे बी सी एफ ई इसका। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू, एकदम याद कर लेना, ट्रेपेजियम का एरिया पेपर में आएगा तो ट्रेपेजियम ही आएगा, या रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। तो हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यही तो करते हैं। अब देखो हाफ किया, हाइट कितना, हाइट जो है वो 3 से 4, ई एफ ये कितना है, 1 है। और सम ऑफ पैरेलल साइड देखो, एक सी एफ है, सी एफ कितनी दूरी है, सी एफ जो है वो 16 है, और साथ में जो है वो बी ई कितना है, बी ई जो है वो 25 है। ये कितना हो गया, 25 और 16 41 हो गया, 41/2, 41/2 कितना, 20.5 है ना, 20.5 मीटर्स, ये हो गया इतना आंसर, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमने 3 क्वेश्चन लगा लिया शायद, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़े। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द ऑब्जेक्ट एट रेस्ट
कौन सा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय का कौन सा ग्राफ जो है वो वस्तु को रेस्ट में दिखा रहा है। डिस्टेंस में हमने देख लिया था, डिस्टेंस में जो है वो हमने देखा क्या कि ये डिस्टेंस था और ये टाइम था, ऐसा कुछ होता था तो वो क्या होता था, वो रेस्ट में होता था। अब वेलोसिटी में मैंने वहाँ पे भी ऐसे आपको बताया था, बट यहाँ पे ऑप्शन को एक बार फिर से देखते हैं क्या है ये। यहाँ पे वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम है। ये वाला ग्राफ जो है वो किसको दिखाता है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखाता है। ये ग्राफ किसको दिखाता है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखाता है ना, क्योंकि सेम टाइम इंटरवल में जो है वो सेम वेलोसिटी बढ़ रहा है। वो चीज़ क्या होता है, जब वेलोसिटी बढ़ता है, वेलोसिटी चेंज होता है समय के साथ, तो वो एक्सेलरेशन होता है, और जब सेम चेंज हो तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म होगा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है ना। ये क्या दिखाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखाएगा, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दिखाएगा। ठीक है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। ठीक है, यहाँ पे ये भी सेम है, नॉन यूनिफॉर्म। और ये वाला जो है वो वेलोसिटी और टाइम में अगर आप देखोगे तो ये वाला ग्राफ जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी को दिखाता है। ये क्या दिखाता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी को दिखाता है, मींस यूनिफॉर्म मोशन का। तो यहाँ तो जो है वो वेलोसिटी कहीं पे, मतलब वस्तु जो है वो कहीं रेस्ट में आई ही नहीं। तो कैसा होता था, ये जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था कि इसमें चारों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन जो है वो आंसर नहीं है। ठीक है ना, इसका आंसर क्या है, ऐसा कुछ। ठीक है, ये ऐसा कुछ, ये अगर वेलोसिटी है, ये अगर टाइम है, तो जब इसके ऊपर, जब टाइम एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी में ओवरलैप कर जाए या लेट जाए, ये जो है ये रेस्ट में दिखाएगा। ठीक है ना, ये रेस्ट में दिखाएगा। ठीक है, समझ में आया, मैंने आपको वहाँ भी बताया, फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ें। देखिए फिर से जो है वो हमारे पास एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स, इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना पेपर में, क्या कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉल्स के लिए कह रहा है या ट्रू के लिए कह रहा है, करेक्ट कह रहा है या इनकरेक्ट कह रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पेपर गलत हो जाता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट हमारा आंसर गलत वाला होगा, ये याद रखना आप। ठीक है, देखो स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, मीन्स स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि के पास सिर्फ परिमाण होता है। याद करते हैं क्या क्या चीज़ था। देखो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें होती थी, स्केलर क्वांटिटी में नंबर भी होता था और यूनिट भी होता था। ठीक है, याद है आपको। और नंबर और यूनिट को साथ में क्या कहते हैं, परिमाण कहते हैं या मैग्नीट्यूड कहते हैं, मैग्नीट्यूड या परिमाण कहते हैं। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी को देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है भाई, वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि क्या होता है, सदिश राशि के पास नंबर प्लस यूनिट भी होता था और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा मसाला होता था इसके पास, वो होता था डायरेक्शन का। ठीक है ना, और नंबर प्लस यूनिट को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो इसके पास क्या होता था, मैग्नीट्यूड और दिशा होती थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है भाई, स्केलर क्वांटिटी के पास क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो ये जो है वो सही स्टेटमेंट है, इसलिए ये अपना आंसर नहीं है, क्योंकि गलत वाला अपना आंसर होगा, याद रखना ये चीज़। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैज़ ओनली डायरेक्शन। क्या वेक्टर क्वांटिटी के पास सिर्फ डायरेक्शन है, नहीं, उसके पास तो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये गलत है, यही अपना आंसर होगा। तो ये एक आंसर होगा अपना। ठीक है, अब दूसरा आंसर क्या होगा, मैग्नीट्यूड हैज़ ओनली नंबर। परिमाण के पास जो है वो सिर्फ नंबर होता है। क्या नंबर होता है क्या, नंबर के साथ जो है वो हमने देखा ना क्या कि यूनिट भी होता है इसके पास, तो यूनिट भी, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत और ये वाला भी गलत, और स्टेटमेंट 2 और 3 दोनों ही अपना आंसर होगा। तो अब स्टेटमेंट 2 और 3 कौन सा है, कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है, मीन्स नन ऑफ दी अबव अपना आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाइज ऑन। गति का समीकरण लागू होता है, किस चीज के ऊपर लागू होता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन, परिवर्तनशील त्वरण, नियत त्वरण, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, या दोनों, किसके ऊपर होता है लागू। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हम क्वेश्चन लगा लेते हैं, हम ग्राफ बना लेते हैं, न्यूमेरिकल सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि कौन से एक्सेलरेशन के ऊपर लगता है। याद रखना कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर जो है वो ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। चलिए आगे चलें, आगे क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम। ठीक है, चलिए मैच द कॉलम क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो है वो स्पीड विथ डायरेक्शन होता है, ये हमें पता है। वेलोसिटी क्या है, देखो हमने फिर से हम एक बार रिवाइज करते हैं। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी स्पीड प्लस डायरेक्शन है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। साथ ही साथ जो है वो अगर वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आए तो वो क्या हो जाता है, वो त्वरण होता है। और साथ ही साथ एक बात और, क्या कि स्पीड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। ये 3 बात बहुत इंपॉर्टेंट, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट। डन, बात खत्म। उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन में भी याद कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन फिर से आ गया, यूनिफॉर्म मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यूनिफॉर्म मोशन में हमने क्या देख लिया, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेग जो है वो
एकदम सेम रहेगा, नियत रहेगा। एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है। इसका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, इसके ऊपर लेटा हुआ होगा, इसके ऊपर लेटा हुआ होगा, ठीक है। सॉरी ये तो रेस्ट का है ना, इसके ऊपर ऐसा पैरेलल होगा, ठीक है ना, ऐसा होगा। डन। अब जर्क क्या होता है, जर्क जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन बाई टाइम होता है, यही चीज़ जर्क होता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल और फाइनल के बीच में दूरी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और साथ ही साथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा होता है या बराबर होता है डिस्टेंस से, ठीक है ना। ये वाली बात, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिवाइज कर लिया। देखिए क्या है, पहला वाला ए का क्या होगा, वेलोसिटी जो है वो स्पीड विथ डायरेक्शन है, ठीक है। तो ए का 4 होगा। ऑप्शन में देखें ए का 4 ए से सी तक जो है वो तीनों में ही दे रखा है, ठीक है। अब बी को देखें, बी जो है वो क्या कह रहा है, बी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा भाई, एक्सेलरेशन 0, मतलब बी का 3 हो जाएगा। अब देखो बी का 3 जो है वो बी और सी ऑप्शन दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। अब चलो सी में देखें, सी में क्या है, सी जर्क है। जर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, यही तो 1। अब देखो सी का 1 जो है वो सिर्फ एक में है, सी में ही है, ठीक है। बाकी जो है वो आंसर तो मिल गया। बाकी डी देख लेते हैं। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है फाइनल और इनिशियल के बीच में, ठीक है, 2, ठीक है। तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया, ऑप्शन निकल चुका था, हमने सब कुछ देख लिया। फिर से एक बार खतरनाक तरीके से रिवाइज किया। चलो आगे बढ़े। आगे क्या है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इन द गिवन ग्राफ एंगल थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ, है ना। दिए गए ग्राफ में कोण थीटा सीधा अनुपाती है, समानुपाती है किसके, ठीक है ना। समानुपाती किसके होता है, अभी बताया क्या कि थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्लोप के और साथ ही साथ टैन थीटा के। यही चीज़ तो हमने देखा था, अभी न्यूमेरिकल जब बना रहे थे। तो क्या है भाई, टैन थीटा क्या है, बिल्कुल है। एरिया ऑफ द कर्व नहीं है, स्लोप ऑफ द कर्व है, मीन्स बोथ ए एंड सी जो है वो अपना आंसर होगा, ठीक है। समझ आया, चलो आगे चलें। चलिए, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, क्या बोल रहा है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा। अब एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा बहुत इंपॉर्टेंट, पहले भी जो है वो हमने देखा था। एक जो है वो पहले सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बनाया, यहाँ पर जो है वो कुछ एक वस्तु है, वो जो है वो घूम रही है, ऐसे ही तो घूम रही है, ठीक है ना, इस दिशा में से घूम रही है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैंने आपको बोला था कि यूनिफॉर्म और अलग अलग तरीके से देखो, यूनिफॉर्म और सर्कुलर मोशन, ऐसा ही तो सर्कुलर मोशन मतलब क्या, सर्कल में घूम रहा होगा, ठीक है ना। तो सर्कल में घूम गया, बट यूनिफॉर्म क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा स्पीड, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म होगा स्पीड। तो कौन कौन सी बातें हमें याद करने लायक है, हमारे याद करने लायक कौन कौन सी बात है इसमें स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा, स्पीड जो है वो नियत होगा, स्पीड बदलेगा नहीं। साथ ही साथ दूसरी बात क्या याद करने वाली है कि वेलोसिटी जो है वो लगातार बदलता रहता है, वेलोसिटी चेंज होता है, और किसके कारण बदलता है, दिशा में परिवर्तन के कारण। हर मोमेंट पे, हर एक सेकंड जो है वो इसका क्या होता है, दिशा बदलता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पे डायरेक्शन के कारण जो है वो ये बदलता है, और इसका दिशा कैसा होता है, हमेशा स्पर्श रेखीय यानी टेंजेंशियल होता है, पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वेलोसिटी कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा। और एक्सीलरेशन कैसा होता है, एक्सीलरेशन अंदर की तरफ होता है, इनवर्ड होता है, ठीक है ना। फोर्स भी इनवर्ड होता है, ठीक है ना। तो फोर्स कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और एक्सेलरेशन कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो इनवर्ड होता है। तो ये तीनों बातें जो है वो याद करने वाली हैं, क्योंकि भाई स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज डायरेक्शन के कारण, और डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन होगा इनवर्ड, ठीक है ना। तो क्या पूछा भाई, इसमें एक्सेलरेशन की दिशा कैसी होगी, एक्सेलरेशन की दिशा कैसी होगी, भीतर की तरफ होगी, इनवर्ड होगी, ठीक है ना। तो कैसा होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, केंद्र की ओर होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। और अगर ना समझ में आए तो आप पूछ लेना, अगले लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम अपने लास्ट स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं। होपफुली जो है वो हमने बहुत खतरनाक तरीके से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन के अंदर दो तीन क्वेश्चंस रखे हुए थे मैंने, और बहुत कॉन्सेप्चुअल था ये पूरा सीरीज, ठीक है। हमारा मोशन जो है वो आज पूरा खत्म होता है, और छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चंस जो है वो हम क्विज नाइट्स के थ्रू करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले लेक्चर के शुरुआत में बताया था, ठीक है। चलिए, तो आप जो है वो इस पूरे लेक्चर को आप शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।